10,000 के करीब लोगों को मारा गया था। स्लॉटर हुआ मतलब। एक और थे जो बहुत इम्पोर्टेंट थे अकबर के लाइफ में, जिनका नाम है महामना। और उस समय जब मुगल फोर्स फोर्ट वॉल ब्रेक कर रहे थे तब अकबर पहली बार देखते हैं जौहर। अच्छा। तो और ये शादी नामंजूर था बयान। अच्छा। नामंजूर था इसलिए क्योंकि कामरान हुमायूं के दुश्मन थे। ये दुश्मन के बेटी के साथ शादी, ये कैसी बात है अकबर? हल्दी घाटी में राणा प्रताप के जो सबसे बड़े जनरल थे उनका नाम क्या था? इबादत खाना बेसिकली एक रिलीजियस काउंसिल था, रिलीजियस पार्लियामेंट कह सकते हैं उसको। एक रिबेलियन है जो अकबर को बहुत परेशान करते हैं। कौन है ये? इल्यूमिनाती। मतलब इल्यूमिनाती डिबेट होता रहता है और अकबर सुनते हैं डिबेट बैठ के और निकालने की कोशिश करते हैं कि सारे धर्म का मूल क्या है, फंडामेंटल क्या, कहाँ पे ये एग्री कर रहे हैं। अकबर का मेन यहाँ से जो निष्कर्ष जो निकला वो है दीन-ए इलाही। राइट, दीन-ए इलाही। अब दीन-ए इलाही है क्या? अकबर और सलीम में तो रिश्ता अच्छा नहीं था। हाँ। रीजन क्या था? हम खान जो है खुली शमशीर मतलब लेके अटैक करता है मुगल जिनाना महल के अंदर जब अडगा खान रेस्ट कर रहे हैं। ये तो तौहीन है भाई। अकबर क्या सोच रहे हैं ये किसी को नहीं पता था। वो एक मतलब बस इमेज दिखता था उनका। इल्यूशन भी है। इल्यूशन क्रिएट करके रखा था उन्होंने कि अकबर है। हेलो एंड वेलकम टू बकर बॉन्ग। हाँ, मेरे माथे के ऊपर एक किताब क्यों है? क्योंकि ये जो हिस्ट्री है, ये बुक पहले देख लीजिए आप लोग। हाँ, ये है मुगल एम्परर का इतिहास, जो कि हर वक्त मतलब हमारे बचपन में हमें तो लगा ही था कि ये एक बोझ है सर के ऊपर, क्योंकि हिस्ट्री पढ़ने में एकदम इंटरेस्ट नहीं होता था। हर वक्त हिस्ट्री के एग्जाम के पहले दिन लगता था कि क्यों है ये सब्जेक्ट, क्यों इतना साल या डेट ये सब याद रखना इतना जरूरी क्यों है। लेकिन हमने सोचा कि क्यों ना हिस्ट्री को थोड़ा मजेदार तरीके से पेश किया जाए, इसीलिए हम आ गए ये चैनल लेके। मेरे साथ है प्रेमाशीष, मेरा नाम है अरुणाभो और आपका स्वागत है बकर बॉन्ग में, जहां हम बातें करेंगे सिर्फ इतिहास की नहीं, ऐसे ऐसे को लेके, ऐसे ऐसे लोगों के साथ जो कि कुछ नया नॉलेज हमें दे सके इन ए मजेदार वे, क्योंकि मजा जरूरी है। शुरू करते हैं आज का एपिसोड। प्रेमाशीष बोलिए, आज हम क्या कहानी सुनने वाले हैं? पिछली बार हमने हुमायूं तक की कहानी सुनी थी। हाँ। अब हिस्ट्री ऐसा है अरुणाभो कि हालांकि स्कूल में किसी को पसंद नहीं था और इसका रीजन यही है कि बहुत ही बोरिंग तरीके से हिस्ट्री पढ़ाए जाते थे। राइट। पर सच ये भी है कि आज की डेट में सबको और एक बड़े तबके के लोगों को हिस्ट्री पे बड़ा इंटरेस्ट आ रहा है। राइट। क्योंकि आज का जो डेट है वो उसको हिस्ट्री की तरह से देखना चाहते हैं कि अच्छा क्या मुगल एम्परर्स खराब थे। एक तबका तो है जो प्रूफ करना चाहते हैं कि सारे मुगल एम्परर्स एकदम खराब थे, वो इंसान ही नहीं थे। और एक तबका ये है वो उल्टा कहना चाहते हैं कि नहीं मुगल एम्परर्स एकदम बहुत अच्छे एम्परर्स थे। सच्चाई कोई भी नहीं है, इंसान थे और मिडिल एज के थे, तो मारकाट भी करते थे, कई सारी अच्छी चीज़ें भी किया है। बात यह है कि ये हमारी हिस्ट्री है। हमारी हिस्ट्री है। राइट। ये इंडिया की हिस्ट्री है, इसको हम ठुकरा नहीं सकते, इसको हम चेंज नहीं कर सकते। और ये भी सही है कि उस समय को आज के हिसाब से तोलना नहीं चाहिए। करेक्ट। क्योंकि वो टाइम अलग था। हाँ, वो मिडिल एज था तो उसको इसी तरह से आप लोग भी देखें। और एक पॉइंट मैंने कहा कि मजे से देखेंगे हम, तो हम देखेंगे कहानी की तरह। लास्ट एपिसोड में हमने कहा था कि अकबर जो कि 14 साल का है, बाप मर गया और एक आदमी है जो कि फादर फिगर है और जो कह रहा है कि आपको संभालना तो आप इस बच्चे को ही है, लेकिन ये बच्चा अकेला है। और एक बॉडी डबल है जिसको बैरम खान ने उसको अपॉइंट किया है कि
जिससे ये पता ना चले कि हुमायूं की मौत हो चुकी है। सो इस पॉइंट में हमने छोड़ा था क्लिफ हैंगर देके। सो आज यहाँ से शुरू करते हैं, क्या हुआ इसके बाद। तो अकबर से हम शुरू करते हैं। सही बात है, बॉडी डबल उनका नाम भी है, मुल्ला बख्शी। 7 दिन तक उन्हीं को झरोखे से दिखाया गया। उस समय कैसे, आजकल प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है, आजकल नहीं होता है, लेकिन जनरली अब हमारे जो भी वजीर आजम कह लो, प्राइम मिनिस्टर कह लो, प्रेसिडेंट कह लो, वो है, ये कैसे पता लगेगा? क्योंकि वो प्रेस में आते हैं, मीडिया में आते हैं, उनको दिखता है, या कुछ स्टेटमेंट्स रिलीज होते हैं। उस समय तो ऐसा कुछ था नहीं, तो कैसे पता लगेगा कि जो भी एम्परर है, सुल्तान है, या वो है? तो फोर्ट में से, किले में से झरोखे पे आते थे, दिख जाते थे। तो हुमायूं मर गए, लेकिन 7 दिन तक मुल्ला बख्शी को दिखाया गया कि भाई एम्परर है, ताकि एकदम से डिस्टरबेंस ना हो जाए, एनार्की ना हो जाए। और ये सब हो किसके देखरेख में हो रहा था? बैराम खान के, क्योंकि अकबर जो कि हेयर अपरेंट थे, जिनको फिर बनना था मुगल सुल्तान, उनके गार्जियन थे बैराम खान, जिनको बाबा बुलाते थे। अकबर थे 14 साल के। अच्छा, अकबर बचपन से, जब अकबर पैदा हुए, हम पिछली बार सुन चुके हैं कि वो तो हुमायूं जब इंडिया छोड़ के बाहर जा रहे थे तब पैदा हुए थे, और मतलब अपने माँ के पास भी बड़े नहीं हुए वो, दूसरे अपने आंट के पास बड़े हुए थे। बचपन में इनको स्पोर्ट्स में बड़ा इंटरेस्ट था, और लड़ाई वगैरह तो सीखते ही थे, पर अकबर थे इलिटरेट, उनको अक्षर ज्ञान नहीं था। जिंदगी भर वो पढ़ना लिखना नहीं सीखे, पर उनको हम अनएजुकेटेड नहीं कह सकते। शायद मुगल सारे जितने आए, मतलब बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब, उनमें शायद सबसे ज़्यादा एजुकेटेड अकबर थे। कि लेकिन उस समय क्या था कि बड़े आदमी, उनको पढ़ना लिखना सीखने की क्या ज़रूरत है? पढ़ने की ज़रूरत है, लोग रख लेंगे, हाँ, आदमी रख लेंगे, आगे मुझे सुना देगा। जैसे रीडर एक मूवी आई थी, उसमें भी जो लेडी थी, जो केट विंसलेट ने प्ले किया था, शी वाज इलिटरेट बट नॉट अनएजुकेटेड, उनको कोई सुनाता था। तो अकबर भी वैसे थे, और इनको लड़ाइयाँ वगैरह, मार्शल आर्ट में बड़े अच्छे थे, हाथियों से खेलना पसंद था, इस तरह के आदमी। और जब वो 14 साल में सुल्तान बने, तो उनको मन नहीं था कि अभी कहाँ, अभी तो हमारे खेलने कूदने की उम्र है। बाबा, गाजी बाबा बोलते थे बैराम खान को कि आप संभालें। और ये गाजी बाबा जो बैराम खान है, ये बड़े पुराने वफादार हैं इनके। बाबर के समय से ही मुगल फैमिली के साथ बैराम खान एक वफादार थे, जो कि पर्शिया से आए थे। बाबर, हुमायूं, अकबर, मतलब उम्र तो काफी हुई होगी। उम्र, हाँ, काफी उम्र दराज थे। तो ये संभालते थे। एक और थे जो बहुत इंपॉर्टेंट थे अकबर के लाइफ में, जिनका नाम है महामनागा। महामनागा कौन थे? उस समय जो रानी होती थी, जो एम्प्रेस होती थी, वो अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड नहीं कराती थी। अच्छा, हाँ। क्यों? क्योंकि उसके लिए वेट नर्सेस रहते थे। अच्छा, बड़े आदमी, बड़ी बात है। तो वेट नर्सेस का एक टीम होता था, एक कोई नहीं। दाई माँ जिसको जैसे है, वो दूध पिलाने वाली माँ काफ़ी सारी होती थी, एक टीम होता था। और बहुत सारी औरतें जो कि नर्सिंग मदर्स, वो चाहते थे कि हम जो हेयर अपरेंट हैं उनके नर्सिंग मदर बने। अच्छा, अकबर को तो बहुत दूध का कर्ज था। हाँ, बहुत सारे दूध का कर्ज। हाँ। और दूध के कर्ज के लिए ही, हाँ। क्योंकि भाई आप मेरे दूध पियो तो मेरे फैमिली को भी तो आप ही देखोगे, राइट। और महामनागा जो है, ये जो टीम था वेट नर्सेस का, इनकी हेड थी। तो ऑफ कोर्स सबसे मतलब एक तो मतलब दूध का कनेक्शन है। हाँ। हमीदा बेगम से खून का और इनसे दूध का रिश्ता था, और ऑलमोस्ट पूरी जिंदगी अकबर इनको भी माँ का दर्जा देते आए। तो महामनागा भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कैरेक्टर है अकबर के लाइफ में। ये जानना इसलिए जरूरी है कि बाद में ये बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। राइट। और ये कैरेक्टर इंट्रोडक्शन है, पता है, एक सीन में जहां हम समझा रहे कि अकबर के लिए ये कैरेक्टर आगे जाके एपिसोड में बहुत इंपॉर्टेंट बनने वाले हैं। हाँ, चलिए। तो अब बैराम खान ये डिसीजन लेते हैं। उस समय अकबर और बैराम खान ये कलानूर करके एक जगह थे पंजाब में, वहाँ पे थे, आगरा में नहीं थे। अच्छा। आगरा दिल्ली में नहीं थे। तो बैराम खान डिसीजन लेते हैं कि अभी हम दिल्ली आगरा नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि एक तो हेमू थे, जो आदिल शाह के सिपा सालार या प्राइम मिनिस्टर कह सकते हैं, वो बड़ा तंग कर रहे हैं। ठीक है, तो एक वो प्रॉब्लम था।
दूसरा था कि सिकंदर शाह एक है पंजाब में, वो तंग कर रहे थे इनको। तीसरा रीज़न था कि बिराम खान एक शिया मुस्लिम थे, पर्शिया से आए थे तो शिया मुस्लिम थे। इनके बहुत सारे कंपिटिटर अमीर थे, तो बिराम खान को अपना भी संभालना था कि उन लोगों को थोड़ा सा दबा के फिर मुझे तो हेड बनना है, मतलब सबसे वफादार मुझे ही बनना है, तो वो भी एक प्रॉब्लम था। और एक प्रॉब्लम था कि मोहम्मद हकीम जो कि अकबर के भाई थे, वो भी उस समय सुल्तान बनने का ख्वाब देखने लगे। अच्छा। वो काबुल के गवर्नर थे, काबुल उनके हाथ में था, जो कांदाहार काबुल जीते थे हुमायूं, तो मोहम्मद हकीम को दिया गया था। वो भी उस समय से कोशिश करे कि अकबर नहीं, मैं बनूंगा इसका हेड। और एक लास्ट रीजन ये था कि इनके जो हैरम था, हैरम मतलब सिर्फ कॉन्क्यूबाइंस नहीं होते थे हैरम में, मुगल हैरम मतलब उनका जो बेसिकली रानियां, सारी औरतें, जो बेसिकली फैमिली पार्ट है, मतलब जिसको क्या बोलते हैं उसको, संस्कृत या बंगाली में अंतपुर कहते हैं या अंदर महल कहते हैं। हाँ, मतलब बेसिकली जो इनसाइड हाउस, हाँ इनसाइड हाउस, जहाँ पे जनाना रहती है, जनाना महल। हाँ। तो जनाना महल को ही वो लोग हैरम कहते थे। राइट। ये लोग काबुल में थे और ये लोग आने वाले थे, तो बिराम खान का ये था कि पहले वो लोग आ जाए। अब उस समय बहुत जल्दी ट्रेन पकड़ के तो आने वाले नहीं है, या फ्लाइट पकड़ के, तो आने में टाइम लगेगा, वो लोग आएंगे फिर हम जाएंगे आगरा काबुल, ठीक है। तो इस बीच ये हेमू का प्रॉब्लम बड़ा उभरा, और ये सब हो रहा है 1560 में, 1556 में, सॉरी 1556 में। और लेकिन हेमू बड़ा प्रॉब्लम दे रहे थे। हेमू जो आदिल शाह, शेरशाह के बेटे और उनके दामाद आदिल शाह, जो कि हिंदुस्तान के एक बड़े पार्ट में थे, हेमू बड़ा प्रॉब्लम दे रहे थे इन लोग। कि हेमू को क्या चाहिए था? हेमू को चाहिए था सल्तनत, मतलब इंडिया चाहिए था, शेरशाह जैसे। पर हेमू था कौन? हाँ, ये बड़ा सवाल है। जो अलवर है वहाँ के हेमू एक सब्जी वाले थे, वहाँ के मार्केट में सब्जी वाले से प्रॉब्लमेटिक टू द इंडियन सुल्तान, ये कैसे बन गए? तो ये थे सब्जी वाले शुरू में, लेकिन क्या होता है कि थोड़े दबंग सब्जी वाले थे, तो मार्केट में इनका दबदबा चलने लगा, अलवर मार्केट में। तो उस समय फिर इस्माइल शाह, जो कि शेरशाह के बेटे हैं, इस्माइल शाह जब अपना राज कर रहे थे, तो इनको लगा कि हाँ, अलवर और इस इलाके में मार्केट का इंटेलिजेंस ये हमें दे सकता है। इंटेलिजेंस बोलो तो मैंने खबर, खुफिया खबरें, क्या हो रहा है मार्केट सबको, राजा को पता होना चाहिए ना, मार्केट से खबरी। तो वैसे हेमू पहले इस्माइल शाह से नजदीक कनेक्ट हुए। फिर ये थोड़े से एस्पिरेशनल थे, बहुत ही एम्बिशियस एस्पिरेशनल थे, तो धीरे धीरे आगे चलते चलते ये पूरे मुझे एक सीन याद आया, सॉरी, हमने बोला था हमें मजा करने, ना पटेकर जब बेचता है ना, आलू ले लो, कांदा ले लो, तो मुझे लगा कि हेमू भी ऐसा कोई डॉन वॉन होगा जिसका दबदबा है, वो ऐसे ही बेचता होगा। सॉरी, लेकिन मजा करना इंपॉर्टेंट है। हाँ बोलो अभी। तो हेमू बन जाते हैं इनके इंटेलिजेंस हेड, माने रॉ चीफ, इस्माइल शाह के और फिर आदिल शाह के। लेकिन हेमू है एम्बिशियस, उनको समझ में आ जाता है कि आदिल शाह जो है ये खाना पीना पार्टी इन सब में ही मशरूफ रहने वाले हैं, राज तो मैं ही करने वाला हूँ। हाँ, उसको समझ में आ गया, ये उसको ये समझ में आ गया, और ये फिर जो है पैसे भी इकट्ठे करते गए धीरे धीरे। एक पैरेलल नहीं, इनको समझ में आया कि ये अफगान है, और उससे पहले 300-400 साल से तो मुस्लिम रूल चल रहा था इंडिया। कि यहाँ पे मैं एक हिंदू बनिया बन के, वो भी बनिया, मैं क्षत्रिय भी नहीं हूँ, राजपूत भी नहीं हूँ, तो मैं कोई बड़ा कुछ अपने नाम से तो कर नहीं सकता। तो आदिल शाह के नाम पे वो राज चलाते थे। अच्छा। और सब लोगों को फिर इन्होंने लड़ते लड़ते, आदिल शाह के टाइम आते आते तो शेरशाह का सल्तनत चला गया था, लेकिन हेमू ने फिर 22 ऐसे लड़ाइयाँ लड़ी जिसमें कि उनको वो जीते। अच्छा। सारे आदिल शाह के नाम पे। बाप रे, आदमी का दम था, लेकिन दम था, ऐसा कुछ नहीं है। और ये ग्वालियर तक जीत गए। फिर इनको लगा कि भाई ग्वालियर जीत गए हम, अब आगरा चलते हैं और दिल्ली जीत लेते हैं। हिंदुस्तान तो यहाँ पे है नहीं। हाँ, हिंदुस्तान के सुल्तान बन जाते, क्या प्रॉब्लम है? शेरशाह ने तो किया ही था, और मेरा फोर्स बहुत बड़ा है। तो ये आगरा आते हैं,
और आगरा में उस समय गवर्नर थे, ऑब्वियसली अकबर और बैराम खान नहीं थे, इस्कंदर खान उज़्बेक करके एक गवर्नर थे। वो जब हेमू का फोर्स देखते हैं वो भाग जाते हैं दिल्ली आगरा छोड़ के, तो आगरा सरेंडर्ड टू हेमू। दिल्ली में कौन थे? तारदी बेग, वो भी गवर्नर थे दिल्ली फोर्ट का। वो थोड़ा मशवरा करते हैं दोनों मिलकर कि लड़ा जाए क्या हेमू के साथ। फिर तारदी बेग थे बैराम खान के खिलाफ, तो इनको लगा नहीं अगर हम जीत जाएंगे तो बैराम खान का और हाथ मजबूत हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा काम करते हैं, हम दोनों आगरा दिल्ली छोड़ के चले जाते हैं पंजाब। अच्छा, ये इंटरनल पॉलिटिक्स के शिकार। हाँ, और वहां से हम चले जाएंगे काबुल, क्योंकि हम बाबर के समय से देख रहे आ रहे हैं कि जो भी उधर से आया था सेंट्रल एशिया से या पर्शिया से, मुगल्स, इनको हमेशा ये दिमाग में तो था कि भाई वापस वहां जाना है, वो अल्टीमेट लक्ष्य तो वो है। हाँ। लूटने आए हम, लूट चुके, बहुत पैसे हैं हमारे पास, अब चलते हैं वापस अपने घर। राइट। तो वहां से हम चले जाएंगे और बोलेंगे अकबर छोटा सा है, बैराम खान को भी बोलेंगे नहीं नहीं हेमू बहुत बड़ा है, इनको छोड़ के हम आ गए। हाँ, वो ये बाबर का टाइप का आदमी जिसको फिर हर वक्त आंख काबुल की तरह, हाँ, और वो उस तरफ। हाँ, ये इस समय तक था यही। हाँ, सब लोग जाना चाहते थे वापस काबुल। राइट। अकबर होमसिक थे बेसिकली। हाँ, ये अकबर ने बदला। हाँ। कैसे बदला? ये लोग आगे कलानूर पंजाब जहाँ पे बैराम खान अकबर है, वहाँ पे ये सब बात करना शुरू किया। बीच में क्या हुआ, हेमू दिल्ली जीत गए। हाँ, आगरा तो जीत गए, दिल्ली में तो वो अपने आपको राजा विक्रमादित्य बोल दिया उन्होंने, आई एम राजा विक्रमादित्य, राज चक्रवर्ती। हाँ, सुल्तान हेमू राजा, हेमू विक्रमादित्य। ये अब अपने नाम से कॉइन वाइन, उस समय क्या होता था, खुतबा पढ़वा लो और कॉइन निकाल दो अपने नाम से। हिंदू थे तो खुतबा नहीं पढ़ाया, कॉइन निकाल दिया अपने नाम से, तो हो गए राजा। हाँ, डिक्लेयर, सेल्फ डिक्लेरेशन मतलब। हाँ, तो विक्रमादित्य के नाम से, राजा विक्रमादित्य के नाम से जितने कॉइन्स मिलते हैं उसमें से कई सारे हेमू के कॉइन हैं। हाँ, तो पुराने विक्रमादित्य नहीं है। ओह अच्छा। खैर, ये इंटरेस्टिंग है। हाँ, तो खैर अकबर और बैराम खान बोलते हैं, मेनली बैराम खान ही बोलते हैं कि नहीं, अब वो काबुल जाने वाला ऑप्शन खत्म हो चुका है आप लोगों के लिए। हम मुगल हैं, हम हिंदुस्तान में ही राज करेंगे, हिंदुस्तान हमारा है। और तारदी बेग को मार डालते हैं फिर। अच्छा, मार ही डालते हैं। हाँ, पनिशमेंट और मार डालते हैं। वो एक वो भी हो गया ना, एक मैसेज भी दे दिया सारे मुगलों को, सारे जितने अमीर वगैरह थे सबको एक मैसेज दे दिया कि भागना अब ऑप्शन नहीं रहा, सामने से लड़ो, हिंदुस्तान जीतो, और नहीं जीत पाए तो मर जाओ, लेकिन भाग के काबुल चले जाएंगे यहाँ से लूट के, ये ऑप्शन अब अवेलेबल नहीं है, एक्सपायर हो गया, ऑफर एक्सपायर्ड। वो बाबर के टाइम पे था, हुमायूं के टाइम पे थोड़ा बहुत, अब वो ऑप्शन नहीं रहा। तो ठीक है, तो अब तो क्या करना है, अब हेमू से जीतना है। अब तो लड़ाई करना है, मतलब युद्ध करना है और जीतना है, यही तो ऑप्शन है ओनली। हाँ, तो ये सेकंड पानीपत की लड़ाई होती है फिर, और जो हेमू के साथ अकबर, बेसिकली अकबर 15 साल के थे उस समय। हाँ, तो बैराम खान जीतते हैं, और हेमू का फोर्स बड़ा होता है लेकिन फिर भी हार जाते हैं, मर जाते हैं। हेमू मर ही जाते हैं, मतलब पहले तो कैप्चर हो जाते हैं, और अकबर को मन था कि हम इनको ना मारे, क्योंकि उसी समय से अकबर का ये था कि हर एक लड़ाई किसी को मार के या जो है सर कलम करके, बीहेड करके वैसे नहीं जीती जा सकती, राज वैसे नहीं हो सकता। ये उनको समझ में आ गया था कि नहीं 15-16 साल के उम्र में। अरे 15-16 साल उस समय बहुत था राजा बनने, सुल्तान बनने के लिए। हाँ, वो तो है। हाँ, बाबर तो क्या 12 साल में बन गया था। तो इसको ये समझ में आने लगा था कि ऐसे हम पूरा राज नहीं कर सकते, हमें उसके लिए डिप्लोमेसी चाहिए, हमें दोस्ती का हाथ भी बढ़ाना पड़ेगा कुछ लोगों को। तो ये चाहते थे कि इनको ना मारा जाए, पर बैराम खान ने मार दिया, और यहाँ से बैराम खान और अकबर का रिश्ता जो है, इनके रिश्ते में दरार आना शुरू हुआ। उसका एक और रीजन था कि मुगल, जो मैंने बताया था, मुगल जनाना महल वो काबुल से आ गए थे, और बैराम खान अकबर को इस समय गार्जियन है, तो सारे डिसीजन के लिए बैराम खान को अप्रूवल जरूरी है बैराम खान का। इन्होंने एक शादी करी, अभी अकबर अपनी पहली शादी करी उन्होंने लाइफ में, जो कि इनके चाचा जो थे बेसिकली कमरान, जो हुमायूं के साथ जिनकी बहुत सारी लड़ाइयाँ हुई थी, आपको अगर याद है तो, उनकी बेटी रुकाया, उनके साथ शादी करते हैं अकबर, कजिन जनरल, बेसिकली कजिन, फर्स्ट कजिन। तो और ये शादी नामंजूर था बैराम खान को। अच्छा, नामंजूर था इसलिए क्योंकि कमरान हुमायूं के दुश्मन थे, तो
तो दुश्मन के बेटी के साथ शादी, ये कैसी बात है अकबर, ये सब बोला हुआ। हाँ, तो खैर वो उनको नहीं मतलब माना, हो गए मतलब शादी। हाँ। और ये पर हाँ यही से है कि महामनगा और बिराम खान इनको कंट्रोल करने की कोशिश करे, और यहाँ ये लोग वापस आते हैं, आगरा आते हैं। मतलब अकबर को उसी उम्र में पता चल गया था कि मुझे तो अपना दबदबा तैयार करना है और अपना अपने हिसाब से चलना है, लेकिन इन लोगों को चाहिए कि ये बच्चा है, हम बड़े हैं, हम में ज्यादा समझ है। हाँ, तो थोड़ा रेबिलियन तो था अकबर। 16-17 उम्र, मतलब पहले अब बचपन से बड़ा हुआ, बाप जैसा था गाजी बाबा, वो चाहता था कि अकबर हमेशा मेरी बात सुन के रहे। उससे क्या, उसको भी फायदा है कि असली तो मैं ही रूल कर रहा हूँ, जैसे हेमू करते थे। पर 16-17 की उम्र से जब से ये आगरा आए, तब से अकबर चाहते थे कि नहीं, अभी मुझे इंडिपेंडेंट बनना है। और थोड़ा रेबिलियन नेचर तो हाँ था। हाँ, तो ये फिर उन लोगों में थोड़े थोड़े टसल्स शुरू हो गया, और इसमें महामनगा एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। हाँ, ये जो कैरेक्टर हमने पहले इंट्रोड्यूस करके छोड़ दिया था, हम अब ये क्या करते हैं? तो महामनगा अब चाहते थे कि नहीं, अब तो बड़ा हो गया अकबर, अब बिराम खान के वहां से उनके चंगुल से हटा के मेरे अंदर लाना है अकबर। ओह अच्छा, मैं इनका मेन एडवाइजर बनूंगी। ठीक है, तो इन लोगों में लड़ाई होती है, लड़ाई नहीं होती, मतलब पावर का जो, हाँ दोनों में मतलब एक कोल्ड वॉर चल रहा है। महामनगा एक तरह से अकबर को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, और बिराम खान भी कोशिश कर रहे हैं। इस बीच ये बिराम खान के एक सबऑर्डिनेट थे जिनका नाम था पीर मोहम्मद, इनके ही सबऑर्डिनेट थे। अब पीर मोहम्मद मुगल जिनाना महल में बहुत पॉपुलर आदमी थे। ऐसे कैसे जिनाना महल में पॉपुलर कौन होता है? इंडियन फैमिली, मतलब अंदर वहां पे बहुत पॉपुलर थे, मतलब महामनगा के क्लोज और इस तरह के आदमी बन गए थे। तो इनका एक अपना, अब जो बिराम खान और लड़ने वाले जो है फोर्स जो है, वो हमेशा फैमिली अंदर नहीं आती थी, फोर्ट के अंदर वो वाले पार्ट में नहीं जाते थे। तो पीर मोहम्मद क्योंकि वहाँ है, तो ये मिलने गए अपने बिराम खान उनसे। तो ऑफ कोर्स पीर मोहम्मद के जो आसपास के लोग हैं उन्होंने पहचाना नहीं बिराम खान को, रोक दिया, बिराम खान को रोक दिया मुगल फैमिली के अंदर जाने से, फैमिली क्वार्टर के अंदर आने से। पीर मोहम्मद ने देखा, अरे हटाओ हटाओ यार, बिराम खान है, आने दो। बिराम खान आए तो पीर मोहम्मद ने कहा, माफ़ कीजिए, मेरे जो स्टाफ हैं ये आपको नहीं पहचानते। तो बिराम खान उनको देखते और बोलते, तुम भी मुझे नहीं पहचानते, और सर कलम कर देते ना, उनको हटा देते हैं। ओह अच्छा, उनको अपने पोस्ट से हटा देते हैं, और पीर मोहम्मद जाते हैं अपने महामनगा के पास। महामनगा बोलते हैं आप गुजरात में जाइए, वेट कीजिए। लेकिन ये जो सिनेमैटिक डायलॉग आपने बोला, ये कहाँ से मिला आपको? नहीं, ये है अबुल फजल का जो अकबरनामा वगैरह है, उसमें लिखा हुआ। हाँ, ये बुक जो है, इसका मेन इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि बेसिकली ये उस समय के क्रॉनिकलर्स के ही सोर्स में से इन्होंने लिया है। तो फिर अकबर को कैसे हटाया जाए, बिराम खान तो हमेशा इनके साथ है। तो महामनगा बोलते हैं, आप जो है हमीदा बेगम जो है आपकी माँ, वो तो दिल्ली में है, आप ये बोलिए कि उनकी तबीयत खराब है, तो आप जाइए दिल्ली। तो अकबर जाते हैं दिल्ली, और अकबर साइड से महामनगा दिल्ली के जो रखवाले थे, गवर्नर थे, उनको बोलते कि आप दिल्ली को पूरा एकदम सिक्योर करके फोर्ट बना, जैसे ही अकबर अंदर आए दिल्ली को आप किला बना दीजिए। ओह, फिर अकबर बाहर ना जा पाए, कोई फिर दिल्ली ना आ पाए। कॉन्स्पिरेसी। तो अकबर वहां जाते हैं, दिल्ली हो जाता है क्लोज। बिराम खान को बाद में पता लगता है कि अकबर वहाँ दिल्ली में है, और वहां से अकबर सारे जितने अमीर हैं, इनके बेसिकली मिनिस्टर सलाहकार, उन सबको चिट्ठी लिखते हैं, मनसबदार सलाहकार, कि मेरे साथ बिराम खान की अभी कोई रिलेशन नहीं है, तो आप उनकी बात मत सुनिए, मैं जो फरमान दूंगा सिर्फ उसी पे भरोसा कीजिएगा। हाँ, उसको क्या पता नहीं चल रहा है कि he is imprisoned? Who? Akbar was not imprisoned. Akbar was secured, अच्छा, ताकि बिराम खान नहीं आ पाए दिल्ली। ओह, ये कॉन्स्पिरेसी नहीं था, एक्चुअली एक पॉलिटिकल चाल थी। हाँ, ताकि अकबर और बिराम खान में ये डिवीजन क्रिएट किया। Right. तो बिराम खान को जब पता लगा कि यार अकबर ने ऐसा फरमान दिया, जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी,
तो बैराम खान जाते हैं कि नहीं आमने सामने मिल के कल तक तो अच्छी बातचीत हुई थी हमारी, आज ऐसे कैसे। तो बैराम खान रवाना होते हैं अपने अपने फौज के साथ दिल्ली की तरफ। वहाँ अकबर फिर एक चिट्ठी भेजते हैं बैराम खान को कि बाबा आपने हमारे फैमिली को बहुत सेवा की, हमारी फैमिली को, मुगल फैमिली को, मुझे आपने छोटे से बड़ा किया है और मैं आपका शुक्रगुजार हूँ बहुत, आई एम ग्रेटफुल टू यू, लेकिन अभी हो गया, अभी मैं खुद से चलाना चाहता हूँ राज। अभी आप आ सकते हैं, अभी आप जो है आप मक्का चले जाइए। इसका मतलब रिटायर कर जाइए। रिटायर, हाँ, मक्का चले जाइए, मतलब आप फिर अब धर्म कर्म में रहिए बस। और बैराम खान मान गए थे कि अच्छा ठीक है, वो टर्न बैक करके कि मेरा उम्र खत्म हो गया, तो चल गए थे गुजरात तक। पर महामना नहीं माने। महामना ऐसी औरत थी जिनको लगता था कि दुश्मन का तो अंत नहीं छोड़ना चाहिए, दुश्मन को पूरा खत्म करो। तो पीर मोहम्मद को बोला, ये इसने तुम्हारे बोला था ना, तुम्हारे नौकरी वोकरी से निकाला था, अब अटैक करो इन पे। अभी ये थोड़ा मेंटली वल्नरेबल है। हाँ, क्योंकि अकबर ने ये बोल दिया। हाँ, अब मुगल फोर्स इनके साथ नहीं है, राइट, अब ये इसको करो। तो जब पीर मोहम्मद अटैक करते तो बैराम खान एकदम गुस्सा हो जाते हैं कि ये तो अपमान है मेरा। हाँ, ये कौन है बे? हाँ, तू कौन है बे मुझे? जिस मुगल फैमिली के खिलाफ हम मतलब साथ थे, हम वफादार थे, और अकबर ने मुझे अच्छा लेटर भी लिखा है, तो मैं जा रहा था मक्का, पर ये तो इंसल्ट कर रहे हो मुझे। राइट। अब तो बैराम खान अपने पे आ गया। मैं नहीं, मतलब मैं अगर होता मैं भी नहीं सहता भाई। हाँ, है ना। तो अब वो गया लाहौर में जाके अकबर से भिड़ जाएंगे हम। तो अकबर के साथ छोटी सी लड़ाई हुई और बैराम खान पकड़ेगा भी, मुगल फोर्स और बैराम खान का छोटा सा फोर्स। तो बैराम खान को एकदम चेन वेन में बांध के लाया गया अकबर के पास। बैराम खान ने बोला या तो मुझे मार दो, पर ये मत करो मेरे साथ। बैराम खान बिना लड़के, बैराम खान कोई कायर नहीं है, अब मार दो वो चलेगा। अकबर फिर कहते नहीं बाबा, ये मैं तो नहीं मार सकता अपने हाथ से आपको, आपने बहुत सेवा की, आप वफादार है, और मैं मानता हूँ कि आप जैसा मतलब ऐसा वीर आदमी तो नहीं हो सकता जो इतना इंसल्ट भी नहीं सह पाए। कोई गलतफहमी थी, आप गलतफहमी दूर हटता है, आप जाइए, आप पूरे सम्मान के साथ आप मक्का जाइए। तो बैराम खान अब मान जाते कि मुझे जो प्रूव करना था उन्हें प्रूव कर दिया। अब बैराम खान चले गुजरात की तरफ कि अब मक्का जाके चले जाएंगे बेसिकली। पर रास्ते में कोई अटैक करता है उनको, ये मुगल पता नहीं कौन है पता नहीं, कहते हैं कि अफगान बैंडिट्स थे, या फिर महामना का भी कोई एक कॉन्स्पिरेसी कर भी सकते थे, हो सकता है, नहीं पता हमें। पर अफगान बैंडिट्स अटैक करते हैं और इनको मारते हैं, और कोई अनमार्क्ड ग्रेव है। मतलब बैराम खान का इतना बड़ा इंपॉर्टेंट एक इंसान जो बाबर के टाइम से मुगल फैमिली में था और अकबर के लाइफ तक। हाँ, ये अकबर का कटप्पा था, अकबर का कटप्पा था। हाँ, तो अकबर का कटप्पा कहाँ उसका कब्र है किसी को नहीं पता। ये तो ठीक नहीं, जस्ट लॉस्ट फ्रॉम द हिस्ट्री। इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है। तो बैराम खान जब मर जाते हैं तो अकबर को दुख होता है, और वो बैराम खान की जो बीबी है उनको शादी कर लेती है। ये मतलब ये कौन सी बात हुई बे? हाँ भाई, अब अभी बाबा बोले इतने दिन, हाँ, और बाबा की बीबी को बेबी बना दिया, ये कौन सा बात हुआ? नहीं, सलीमा बेगम से शादी होती है, और बहुत अकबर के बहुत नजदीक थे वो, मतलब जहांगीर को बड़े करने में बहुत सलीमा बेगम ही थी बेसिकली। तो मतलब ये, लेकिन ये बात को हजम नहीं हुई, थोड़ा हजमोला चाहिए। हाँ, खैर, अब अकबर थोड़े रंगीन मिजाज तो थे, पर उस समय भाई बैराम खान मर गया, उसकी बीवी का क्या होगा फिर, कोई तो देखभाल करने वाला चाहिए ना। तो इसलिए सलीमा बेगम से, खैर, वो शादी ही कर लिए, ये कौन सा बात हुआ? हाँ, ठीक है, फिर भी चलो, कर लिए तो कर लिया, हम क्या कर सकते हैं? अभी तो अकबर के जाके बोल नहीं सकते ये क्या किया तुमने। हाँ, तो ठीक है, वही है कि सलीमा बेगम ऐसी वैसी औरत नहीं थी, जहांगीर के सबसे नजदीक। जहांगीर उनका बेटा नहीं था, हाँ, पर जहांगीर इनको ही माँ मानता था। हाँ, ये तो जहांगीर के चैप्टर में एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है जिसका इंट्रोडक्शन यहाँ हो रहा है। हाँ, ये जोधाबाई वगैरह, जो जोधा अकबर और मुगल आजम में जो दिखाते हैं, जो एक्चुअल बायोलॉजिकल मदर है जहांगीर, उनके साथ उनका बिल्कुल रिश्ता नहीं था, इमोशनल कोई कनेक्ट नहीं था, और वो बहुत अकबर के बहुत मतलब क्लोज वाइफ्स में भी नहीं थी वो। खैर, उसमें हम आएंगे। हाँ, तो अब महामना का रह गया।
महामना का बेटा अधम खान ये था गुस्सैल, मतलब नाम ही अधम है तो गुस्सेल ही होगा। तो रॉ फोर्स, मतलब हाँ। इनको अकबर भेजते कि मलवा जो है, मालवा जो है, मालवा पे आप अटैक करो। और मालवा पे वहां पे अब रूल कर रहे थे बाज बहादुर और रानी रूपमती। बाज बहादुर और रानी रूपमती की कहानी आप लोगों में से बहुत लोगों ने सुना होगा, अगर आप मध्य प्रदेश या राजस्थान उस एरिया से आते हैं। ये लोग बहुत कल्चर और म्यूजिक में बहुत अच्छे थे। इनके मतलब मैथोलॉजिकल एलिगोरीज हैं इनके। हाँ, रूपमती के बारे में तो बहुत सारा, हाँ ये दोनों के बारे में बहुत सारे स्टोरीज तो है। तो अधम खान मालवा अटैक करते हैं और बहुत ब्रूटली स्लॉटर करते हैं सबको। बाज बहादुर भाग जाते हैं और रूपमती जो है वो पॉइजन कंज्यूम करके सुसाइड करती है। और इस समय क्या था कि अब ऐसा नहीं है कि अकबर को एकदम ये सब, अकबर को पता था कि उस समय मिडिल एज के रूल में ऐसा ही है, इसी तरह से लड़ा जाता है, स्लॉटरिंग वाज कॉमन। ये तो उससे पहले जो थे गजनी उनसे तो काफी कम ही है, राइट। लेकिन प्रॉब्लम अधम खान ने दूसरी करी थी। उस समय रूल क्या था कि आप जाए और लूटे, जीत लिया मतलब लूट लिया तो अब जो लूट का माल है पहले तो आप सुल्तान को दोगे पूरा का पूरा, फिर सुल्तान खुश होके भाई अधम खान आपकी बदौलत ही हम जीते मालवा, तो आप इसमें से 1/3 रख लो। ये प्रोटोकॉल है। प्रोटोकॉल ये था। अधम खान ने कहा नहीं हम खुद ही रख लेते हैं पूरा। ये प्रोटोकॉल भाड़ में जाए, इंडिपेंडेंट नहीं है लेकिन रख लिया पूरा। अकबर को बिल्कुल राज नहीं है। अकबर अब सारे जगह पे ऐसे लड़ाइयाँ चल रही है, अलग अलग मनसबदार लड़ रहे हैं, सभी जगह पे तो अकबर नहीं जा सकते ना, ये सब कि भाई पैसे दे दो नहीं कर सकते। लेकिन राजा है, भिखारी तो नहीं है ना। तो अकबर लेकिन अधम खान के पास आने लगा। अच्छा। तो अधम खान ने सोचा नहीं ये गलत हो गया, तो हाँ, अकबर को पता चला और अकबर को लगा कि इसको तो जाके मुझे ही बोलना पड़ेगा, ये क्या किया तुमने। हाँ तो ठीक है। तो इस समय फिर अकबर जो है महामना से भी निकलना चाहते हैं, इनके भी हम किसी के अंडर नहीं रहेंगे, ये समझ में आया। तो महामना के क्लोज थे एक मुनीम खान, प्राइम मिनिस्टर थे बेसिकली, उनको रिप्लेस करते हैं अडगा खान से। ये अधम खान को पसंद नहीं आता है। अधम खान को क्यों नहीं पसंद आता है? अब उसकी माँ का एकदम क्लोज आदमी उसको हटा के किसी दूसरे को प्राइम मिनिस्टर बना दिया। तो अच्छा अधम खान जो है खुली शमशीर मतलब लेके अटैक करता है मुगल जिनाना महल के अंदर जब अडगा खान रेस्ट कर रहे हैं, और अकबर भी दूसरे कमरे में थे उस समय। ये तो तौहीन है भाई। जिनाना महल अलग, हरम जो है, हरम के अंदर आप उसमें वो सब नहीं कर सकते, अस्त्र लेके नहीं घुस सकते। नहीं, पर अधम खान आते हैं और अडगा खान को मार डालते हैं उसके अंदर। मार डालते हैं। हाँ। जाते हुए पकड़ लेता है। एक यूनाक था उनके वो में, दासियों में, वो उनको पकड़ के एक रूम में रखते हैं। चहल पहल में अकबर आ जाते हैं, सुनते हैं कि ये हुआ, अकबर हो जाते हैं गुस्सा। बेसिकली मुगल हैरम में आप खुली शमशीर में लाके और मेरे प्राइम मिनिस्टर को मार डालोगे आप, इतनी हिम्मत। तो खुद अपने हाथों से लगाते हैं 4, और अकबर के 4 लगाने से मतलब वो तो अधमरा हो चुका अधम खान। और उसके बोलते इसको मार डालो। मार डालो कैसे कि ये हमारा किला है, इसके ऊपर से इसको फेंक दो नीचे, मर जाएगा। तो आदम खान को फेंका जाता है ऊपर से नीचे, पर मरता नहीं है वो। तो अच्छा मरा नहीं, फिर ऊपर ले आओ, फिर से फेंक दो। तो 2-3 बार ऐसे फेंका गया तो आदम खान मर गया। इस बीच महामना आती है सुन के कि क्या हुआ भाई। तो अकबर बोलते ये अधम खान जो है आपका बेटा, इसने ऐसी तौहीन करी, ठीक है, तो मुझे इसको पनिश करना पड़ा। महामना नहीं समझ रहे, पनिश करना पड़ा, अच्छा किया, he deserved it basically। हाँ, लेकिन पता नहीं था कि उसको हाँ ना, पनिश करना मतलब 2-3 बार ऊपर से फेंक के उसको मार डाल, ये नहीं पता था। हाँ। बाद में पता लगा। बाद में जब पता लगा 40 दिन के बाद पुत्र शोक में महामना का भी चल ही बसी। हाँ, तो ये जो जोधा अकबर में दिखाया जाता है कि महामना का कैरेक्टर है जो इलारुन ने प्ले किया है। हाँ। लेकिन कि भाई अकबर की बीवी को, खासकर जोधा बाई को पकाने नहीं दे रही है, और ये सब जो कहानियां हमने बनाई है ये पूरा का पूरा फॉल्स, फिल्मी कहानियां, कुछ सही नहीं है ये सब। तो अकबर क्या ही उम्र होगा उस समय, अकबर को कुछ 18-20 साल का होगा वो। तब तक जो भी राजपूत इनके थे, सलीमा बेगम थी, रुकाया थी, और भी एक आध राजपूत बेगम वगैरह थी, लेकिन
अच्छा, अब ये आता है कि अकबर ने अकबर को मैंने बोला था कि बैराम खान के टाइम से उनको समझ में आ गया था कि सारा मैं राज जो है अपने तलवार के दम पे नहीं जीत सकता, या किसी को मार के सिर्फ उसका सर कलम कर दूं, ये नहीं हो सकता। ये सिर्फ नहीं हो सकता। बहुत बड़ा है हिंदुस्तान, यहाँ पे ऐसे नहीं चलेगा। यहाँ पे कुछ जगह पे तो मुझे अलायंसेस बनाने पड़ेंगे, दोस्ती करनी पड़ेगी। और फिर उन्होंने कहा कि कुछ कुछ जगह होगा जो हम डायरेक्टली रूल करेंगे, जहाँ पे अपने गवर्नर होंगे, और कुछ जगह होगा जो वहाँ के जो रूलर हैं उनको हम हराएंगे और बोलेंगे कि आप टैक्स देते रहो हमें, आप टैक्स देना और फिर आप खुद राज करना वहाँ पे। तो राजपूत ज़्यादातर जो इलाका है उसको अकबर ने ऐसे ही रूल किया था, उनको हराया था या उनके साथ फिर मैत्री जो है अलायंसेस करी, और राजपूतों को बोला कि आप टैक्स देते रहो और अपना वतन आप खुद, वतन को अपना जागीर, बेसिकली जागीरदार है, मुगल जागीरदार हाँ, थे हाँ, राजपूत ज़्यादातर। सिर्फ और सिर्फ चित्तौड़ को लेके थोड़ा सा कंटेंशन था, उस पर भी हम आएंगे। चित्तौड़ बाकी ज़्यादातर राजपूत जो है वो मान गए थे, मान ही गए थे, हाँ हाँ मान गए थे। उसका भी तरीका था कि आप अपनी एक बेटी जो है हमारे फैमिली में शादी करा दो, या तो अकबर से शादी कराओ या उनके बेटों से शादी कराओ। तो अकबर के साथ भी बहुत सारी शादियां हुई है राजपूत लेडियों की, और मतलब प्रिंसेस की, और जहांगीर के साथ भी हुआ है, उसका दूसरा बेटा उसके साथ भी हुआ है। तो ये जोधाबाई के साथ शादी हुआ था अकबर का? जोधाबाई जोधबाई, हाँ। जोधबाई अकबर की बीवी नहीं थी। तो जोधबाई एक्चुअली जहांगीर की बीवी थी, शाहजहां की माँ। ये मतलब क्या है, आप बोलना क्या चाहते हैं? मतलब ये जो अंबर, हम देखे हैं, अंबर फोर्ट आपने देखा है? अमर, अंबर के जो आमेर, राजा हाँ, थे, आमेर, अंबर का जो राजा था भगवान दास, जिनका बेटा था मान सिंह। तो भगवान दास की एक बहन थी जिनके साथ, जिनका नाम शायद हरकाबाई या हीराबाई ऐसा कुछ नाम था, जिनके साथ अकबर की शादी हुई थी। हाँ, आमेर फोर्ट में तो अकबर आए थे। है तो अंबर फोर्ट या आमेर फोर्ट एक ही है कि नहीं, ये नहीं मुझे तो लगता है आमेर फोर्ट ही है। अगर हम कुछ गलत कर रहे हैं तो क्षमा कीजिएगा, और अगर आपके पास सही इंफॉर्मेशन है तो नीचे लिख दीजिएगा। हाँ। तो अंबर फोर्ट के जो ये है भगवान दास जो है, हाँ। इनकी बहन से शादी हुआ था अकबर का, जहां से जहांगीर पैदा होते हैं। हाँ। लेकिन वो जोधाबाई नहीं थी। जोधाबाई थी जो ये भगवान दास है इनकी बेटी और मानसिंह की बहन, जिनके साथ जहांगीर की शादी हुई थी। तो ये जोधा अकबर में हम जो देख रहे थे क्या है? वो गलत है पूरा का पूरा, इट्स अ फिक्शन। सोचिए। और जो भगवान दास की बहन जो थी, जिनसे अकबर की शादी हुई थी, जो जहांगीर के बायोलॉजिकल मदर है, वो मैं बता चुका हूँ, उनके साथ जहांगीर की कोई इमोशनल रिलेशनशिप नहीं थी। अकबर के भी बहुत बहुत मतलब क्लोज रानियों में वो नहीं थे, ठीक है, क्योंकि वो जब मरी थी बायोलॉजिकल मदर, तो जहांगीर वहाँ पे गए भी नहीं थे फ्यूनरल में। अच्छा। बस उनके जहांगीर नामा में, जो उनकी ऑटोबायोग्राफी, उनमें एक लाइन लिखा हुआ है कि ये जो है ये मर चुकी है। बल्कि जहांगीर सलीमा से, ये जो बैराम खान की बेवा थी, जो उनसे बहुत ज़्यादा क्लोज थे जहांगीर। हाँ, तो ये देखो, अब ये हिंदू राजपूत राजा रानी नहीं, मतलब प्रिंसेस के साथ मुगल या फिर उससे दूसरे भी मुस्लिम फैमिली, रॉयल फैमिली के शादी होना कोई बड़ी बात अकबर के टाइम पे नहीं शुरू हुआ था। उससे पहले भी हुआ था, विजयनगर एम्पायर में भी हुआ था, उसके बाद भी हुआ था। ये कोई बड़ी बात नहीं थी। बड़ी बात नहीं थी। जो बड़ी बात थी अकबर के टाइम पे, वो सिर्फ ये था कि ये जो राजपूत या हिंदू जो लड़कियां जो शादी होके आते थे जो मुगल में, ये मुगल हरम में रहते हुए भी वहाँ पे मंदिर बनाया गया, वहाँ पे वो अपना धर्म पालन कर सकती थी। हाँ, ये तो सेकुलरिज्म है, ये तो लिबरल थिंकिंग है। हाँ, तो वो पूरी तरह से उनको कन्वर्ट नहीं किया गया था, राइट। वो फिर भी हिंदू ही बन के अपने वहाँ पे थी। ओके, ठीक है। तो ये इनका कुछ अलग था, पर हम आगे निकल गए। हाँ। तो हम लौट के आते हैं कि अभी क्या हुआ फिर? फिर अकबर जो है महामनागा के बाद और बैराम खान के बाद, इनको लगा कि अब राज बढ़ाना है। और उस समय ये समझना जरूरी है कि फोर्स को, यानी जो फौज है, उनको हमेशा लड़ाई में रखना बहुत जरूरी था इनके लिए। प्रैक्टिस भी होता रहेगा और डिमोटिवेटेड भी नहीं होंगे। और जितनी लड़ाइयाँ लड़ेंगे उतनी लूट, उतना इनका इनकम।
क्योंकि राइट टैक्स सिस्टम तो कुछ था नहीं कि भाई ये राज बन गया है, अब हर हफ्ते हर साल आप जो है इनकम टैक्स फाइलिंग करें और वहां से मिलके हम सैलरी देंगे इनको, ऐसा हाँ। कोई सिस्टम नहीं था। इनको ये जहां पे लड़ेंगे वहां से लूट होगी और उसी लूट में से इनको मिलेगा पैसा। तो इसलिए हमेशा से ही वॉर में रहना जरूरी था। हाँ, और एक टेरिटरी बढ़ाते रहना बहुत जरूरी था। यही काम था बेसिकली हाँ, एक सुल्तान तो ये अकबर ने भी किया। तो धीरे धीरे बाबर का जो जीता हुआ पूरा एरिया था जो हुमायूं के समय लुट चुका था, वो पूरा फिर से पूरा उन्होंने जीता। और ये जो मैं बता रहा हूँ कि राजपूतों के साथ भी इस तरह से अलायंसेस करके वहाँ जीते, साउथ नहीं जीत पाए थे। डेक्कन डेक्कन एरिया जो है ये पूरे मुगल, ये हमें नहीं पढ़ाया जाता स्कूल में कि पूरा डेक्कन जो है ये मुस्लिम रूल था वहाँ पे, क्योंकि विजयनगर एम्पायर तब तक काफ़ी नीचे आ चुका था। पर डेक्कन कभी मुगलों के अंदर नहीं आया, औरंगजेब के टाइम पे भी पूरी तरह से नहीं आया। डेक्कन इंडिपेंडेंट था, बहामनी और वगैरह वगैरह, ये जो गोलकोंडा बीजापुर ये सब इंडिपेंडेंट थे। खैर, तो राजपूतों में सबसे ज्यादा अगर कहना है तो वो चित्तौर और राणा उदय सिंह और उसके बाद राणा प्रताप। तो राणा उदय सिंह अपने बेटे को भेजते हैं जब ये सब चल रहा है, मतलब शादी के तहत सारे रिश्ते बन रहे हैं, तो राणा उदय सिंह भेजते हैं। राणा उदय सिंह उसमें राजपूतों में एक दबंग थे, तो अपने बेटे शौकत सिंह को भेजते हैं कि भाई अब जाए और अकबर को बोले कि मेरे कुछ कंडीशंस हैं, मैं भी अलायंसेस में आऊँगा। कंडीशन क्या? शौकत सिंह जाके बोलते हैं कि भाई हम तो राजपूतों में दबंग हैं, तो हम जो है अपनी बेटी नहीं ब्याहेंगे आपसे, अलायंस होगा लेकिन वो शादी के तहत नहीं होगा। तो अकबर ने कहा हाँ कोई बात नहीं, मेरी ऑलरेडी 7 बीवियां हैं, मुझे अलायंस से मतलब है। दूसरा कि हमारे नॉमिनी आपके कोर्ट में रहेंगे, हम नहीं आएंगे। उस समय सुल्तान के कोर्ट में रहना, दीवाने खास दीवाने आम में खुद पर्सनली प्रेजेंट होना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज माना जाता था। तो राणा उदय सिंह ने शौकत के जरिए ये भेजा कि नहीं, हम पर्सनली नहीं रहेंगे, हमारा नॉमिनेटेड कोई बंदा रहेगा वहां पे। तो अकबर मान ही गए थे कि मुझे अलायंस तो मिल ही रहा है, टैक्स मिल रहा है, और क्या करना। पर मजाक मजाक में एक बार शौकत को बोल देते, ये आपका पिताजी जो कर रहे हैं ना, पनिश करूंगा मैं उनके लिए। अबुल फजल कहते हैं कि ये अकबर ने मजाक में ही कहा था, पर शौकत सिंह को लगा ये थ्रेट है, तो वो जाके बताते अपने पिताजी को, उदय सिंह को, उदय प्रताप जो है राणा प्रताप के शौकत के पिताजी। तो उदय सिंह फिर चित्तौड़ छोड़ देते हैं। जयमाल एक सेनापति है, उनके हाथ में चित्तौड़ फोर्ट छोड़ के वो जाके जंगल में रहते हैं, जो आज के डेट में उदयपुर है। अच्छा, उदयपुर एक अलग जगह अपना बनाते हैं कि चित्तौड़ में लड़ेंगे ये लोग, ठीक है, और मेरे साथ अकबर का आमना सामना होगा तो यहाँ होगा प्लेन्स में। तो जंगल उदयपुर, हाँ, मतलब अब तो ये सिटी है, लेकिन वहाँ जंगल का है, वो तो पूरा जंगल मतलब रॉ एरिया, मतलब फॉरेस्ट एरिया, मतलब वहाँ पे वो नहीं था, टाउन नहीं था वहाँ पे, गांव नहीं थे। हाँ, तो वो तो रेगिस्तान है ना। उदयपुर कहाँ रेगिस्तान नहीं है ना। हाँ। वैसा घना जंगल सा नहीं हाँ, है, लेकिन मतलब एक अबंडेंट प्लेस। हाँ, थोड़ा शहर वहर नहीं, गाँव वाँव नहीं, ऐसा तो उदयपुर उन्होंने बनाया था। हाँ। तो अब अकबर को लगता कि अब जयमाल चित्तौड़ फोर्ट में तैयारियां करने लगे, ये खुद जाके उदयपुर में अपना फोर्स बढ़ाने लगे, तो अकबर को तो अब अटैक करना जरूरी बन गया। अकबर अटैक करते हैं चित्तौड़। अब चित्तौड़ जो आप लोग गए चित्तौड़ के किले में, उनको पता है कि चित्तौड़ का किला बना हुआ है पहाड़ के ऊपर, वहां पे अटैक करना नीचे से बड़ा मुश्किल है, क्योंकि रेवाइंस है, अब जाएंगे कैसे ऊपर से, तो गोला फेंक के आपको मार डालेगा, ठीक है। तो अकबर भी नहीं जा पा रहे थे ऑब्वियसली, तो मुगलों ने एक तरीका निकाला कि शबत बनाएंगे, एक टनल सा, एक कवर्ड टनल बनाएंगे फोर्ट तक जो जाएगा धीरे धीरे, वहां से फिर अटैक करना आसान होगा। तो ये शबत बन रहा है और वहां से गोले फेंके जा रहे हैं। जयमाल बहुत वीर सेनापति था, तो गोला फेंक रहा है और हर दिन 100 मुगल फौज मर रहे हैं, पर चल रहा है ये। तो एक बार अकबर आते हैं देखने की शबत कितना बड़ा बना, तो देखते कोई तो एक अमीर सा आदमी जो लग रहा है कि कुछ है, वो बंदा दबंग सा, वो फोर्ट के बाहर आके देख रहा है कि कैसा तैयारी है, ठीक है।
तो अकबर को लगा ये कोई तो इम्पोर्टेंट बंदा है राजपूतों में, तो अपना बंदूक उठाते हैं, वो बंदूक का नाम है संग्राम, बंदूकों का नाम होता था उस समय, संग्राम उठाते हैं और फायर करते हैं और जयमाल, और मर जाते हैं वो जो भी है, बाद में पता लगता है वो जयमाल थे, मेन आदमी था, मेन जो मेन जो आदमी था, चित्तौड़ फोर्ट जो मतलब प्रोटेक्शन डिफेंस फोर्स का मेन जनरल जो था वही मर जाते हैं, ऐसे फ्रीक अकबर के, उसमें कोई लड़ाई नहीं होती। तो जैसे जयमाल मर जाते हैं तो चित्तौड़ फोर्ट फॉल्स बेसिकली, ऑब्वियसली, क्योंकि डिसिप्लिन नहीं रहता अगर मुगल फोर्स चार्जेस। और उस समय जब मुगल फोर्स फोर्ट वॉल ब्रेक कर रहे थे तब अकबर पहली बार देखते हैं जौहर। अच्छा, तो तब मुगल राजपूतों को समझ में आ जाता है कि अब तो हम किला हारने वाले हैं। तो जो औरतें थी वो सब जौहर करती है, यानी आग जला के उसमें बच्चे और जो रानी सिर्फ रानी नहीं, मतलब जो औरतें हैं वो सुसाइड करती है बेसिकली। बाप रे, ये बहुत एक अजीब सा एक प्रथा था। लेकिन हाँ, अब इसको बहुत तरीके से देखा जा सकता है, मुझे तो बहुत बिजार लगता है। हाँ, मुझे भी बिजार लगता है कि एक तो चीज है कि तब हारना मतलब अपनी इज्जत बचाने के लिए अपने आप को बलिदान देना, ये एक पॉइंट था। हम बलिदान देना कोई वीरता का प्रमाण तो नहीं है, हाँ, सुसाइड करना कोई वीरता का प्रमाण नहीं है। हाँ, हाँ, पॉइंट ये तो है। जरूर है उनके लिए इज्जत बहुत कीमती था, ये हम मानते हैं, और ये बहुत बड़ी बात है कि सुसाइड कर लेंगे हम फिर भी हम उनके हाथ में नहीं आएंगे। हाँ, पर वो जो भी है उस चीज को हम वीरता नहीं कह सकते। नहीं वीरता नहीं कह सकते, लेकिन हाँ ठीक है, जो ठीक भी है ये पर्सपेक्टिव है अलग अलग। आप लोगों का क्या पर्सपेक्टिव है, आप भी बता सकते हैं। हाँ, मुझे नहीं लगता कि वो वीरता है, वो एक फेटलिस्टिक ये है। लेकिन अकबर पहली बार देखते हैं, अकबर पहली बार देखते हैं, और राजपूत वीर तो है, जौहर हमारी औरतों ने कर दिया, लेकिन हम चित्तौड़ ऐसे छोड़ के नहीं जाएंगे। वो कहते हैं कि आपको हर एक घर में लड़ना पड़ेगा, हर एक, क्योंकि किला मतलब किला एज ए सिटी, इट्स अ वॉल्ड सिटी बेसिकली, तो उसमें हर एक घर में आपको हराना पड़ेगा, सबको मार के आपको जीतना पड़ेगा चित्तौड़, एक एक घर में लड़ाई होंगी। ये रिजोल्यूशन था राजपूतों का, और वैसा ही हुआ, डोर टू डोर फाइट करना पड़ा मुगलों को, और सबको मारना पड़ा। हाँ, करीब 30,000 के करीब लोगों को मारा गया था। स्लॉटर हुआ, मतलब स्लॉटर हुआ था। उसमें 2 मिथ है, मिथ इसलिए कह रहा हूँ कि उसमें से कौन सा सच है हमें नहीं पता। एक कहते कि ये जो मारा गया ये तो सारे मेल थे, इनके जो जनेऊ है उनको निकाल के उसको तौला गया, वजन करा गया कि कितने लोग मारे हमने, वो वैसे देखा जाता है। और कुछ लोग कहते हैं उनका सर कलम करके वो सर को तौला गया था। इसमें से कौन सा सच है मैं नहीं पता, पर इस तरह का स्लॉटर हुआ था 30,000 लोगों का करीब करीब। वाह साहब, और ये क्यों हुआ था? क्योंकि कल्पी नाम के एक बंदे थे राजपूतों में ही, वो काफी सारे लोगों को, औरत और मर्द राजपूतों के, उनको मुगलों का वेश पहना के भगाने में काबिल हो, मतलब वो हो गए थे, सक्सेसफुल हो गए थे। तो अकबर को भाया गुस्सा, तो गुस्से में उसने ये सब करा। गुस्सा मतलब था फिर मुगल गुस्सा, वो ऐसा नहीं है कि अकबर एकदम दूध के धुले थे, ऐसा नहीं है। अपने अर्लियर लाइफ में तो बिल्कुल ही नहीं थे। तो चित्तौड़ में ये हुई थी। और लेकिन द मिडिल एज कैसा अजीब, जब वो निकलने वाले थे तब जयमाल का स्टैचू बनवाया, और फोर्ट के सामने जयमाल का स्टैचू है। अरे ये क्या डाइकोटोमी है, अभी भी है कि जयमाल का स्टैचू बनाया कि अब आप देखो इस फोर्ट। अरे इतने लोग मार के वो जाते जाते क्या स्टैचू बना के चले गए, ये क्या डाइकोटोमी है? हाँ, ये ऐसा डाइकोटोमी है। और फिर ये लड़ाइयाँ चलती रही, फिर राणा प्रताप आए। हाँ, शौकत, मतलब उनके जो, मतलब दुश्मनी स्टार्ट हो गई थी इसी इंसिडेंट से। हाँ, और राणा प्रताप के साथ फिर उदयपुर में ही राणा प्रताप, उनके साथ भी लड़ाई हुई। फिर चित्तौड़ फिर चित्तौड़ में अकबर ने अटैक किया, पर अकबर के रहते रहते राणा प्रताप को कभी हरा नहीं पाए थे। स्कर्मिशेस बहुत सारे हुए, जैसे ही राणा प्रताप थोड़े हारने से होते थे वो जंगल में रिट्रीट कर जाते थे, फिर से फौज बढ़ाते थे, अपना शक्ति जो है वो बढ़ाते थे और फिर अटैक करते थे। यही तो महाराणा प्रताप है ना? यही महाराणा प्रताप। और अच्छा, इसमें अजीब है कि महाराणा प्रताप अपने बेटे अमर सिंह जो है उनको भेजते हैं अकबर के कोर्ट में कि मैं अलायंस के लिए तैयार हूँ।
तो अकबर बहुत सारे मांग में से जो ज्यादातर वो मानने वाले थे उसमें से एक मांग ये रखते हैं कि मुझे उनकी हाथी चाहिए जिसका नाम है राम प्रसाद। ये हाथी को मतलब क्या, हाथी में क्या था? बड़ा मशहूर हाथी था राणा प्रताप का हाथी राम प्रसाद। राम प्रसाद का एक स्टोन स्कल्पचर है अभी चित्तौड़ फोर्ट उसका में। भाई भी था क्या, लक्ष्मण प्रसाद बोल के? है तो हाँ, हाँ पर अकबर को राम प्रसाद चाहिए था और राणा प्रताप नहीं माने राम प्रसाद देने से। हाँ, क्योंकि ये तो मतलब तब तो शायद पेट टाइप का ही होगा ना, मतलब एक एक लव रिलेशनशिप टाइप का तो होता ही होगा। हाँ तो ये जब फिर जो उन लोगों में ये मानसिंह ये कर रहे थे मांडवाली जो है, पर वो हुआ नहीं राम प्रसाद के चलते ज्यादातर, तो फिर अटैक हुआ उदयपुर पे और फिर बहुत सारा स्लॉटर हुआ, पर फिर वो राणा प्रताप जंगल भाग जाते थे, फिर अटैक। लेकिन हरा नहीं पाए। नहीं, हरा नहीं पाए। बाद में जाके जहांगीर के टाइम पे उनका बेटा जो है अमर सिंह वो ट्रूस करते हैं अच्छा, इनके साथ, जहांगीर के साथ, और वो ट्रूस में भी मतलब ऐसा नहीं कि आप पूरा हार जाओ और सरेंडर कर दो। हाँ वो लाइक आप आपका देखो, हमें एक हमारे साथ एक समझौता कर लो आप। हाँ, और वो वही होता है जो उदय सिंह ने मांगा था हाँ कि हाँ हम हाँ, पर्सनली आपके कोर्ट में नहीं जाएंगे, राइट, मेरा एक रिप्रेजेंटेटिव होगा। रिप्रेजेंटेटिव जाएगा और हम शादी नहीं कराएंगे अपनी बेटियों राइट की। राइट। अमर सिंह के साथ जब जहांगीर की एक्चुअली ट्रीटी होता है उसमें वो मान लेते हैं ओह, जहांगीर ये चीज। अच्छा अच्छा, इसको खींचा बहुत जाता है फिर। हाँ हाँ, ठीक है। तो और अच्छा इसमें एक चीज है कि बहुत लोगों को लगता है कि ये हिंदू वर्सेस मुस्लिम लड़ाई थी। हल्दी घाटी का लड़ाई होता है राणा प्रताप हाँ और हाँ अकबर में, हाँ, बहुत मशहूर है, 1576 का। हल्दी घाटी में राणा प्रताप के जो सबसे बड़े जनरल थे उनका नाम क्या था? उनका नाम था हकीम सुर, जो जो कि एक अफगान थे। मुस्लिम थे। हाँ, अब वो अफगान थे। अफगान थे। हाँ, हाँ। और अकबर की तरफ से जो लड़ रहे थे उसमें एक थे राणा सागर राज, जो कि राणा प्रताप के भाई है। अकबर की तरफ से लड़ रहे थे। अकबर की तरफ से लड़ रहे थे। ये विभीषण टाइप का एक आदमी था। नहीं, अब जीत जाए तो सागर राज का चित्तौड़। ओह अच्छा अच्छा, हाँ वही तो, विभीषण ही तो हो। हाँ विभीषण तो हाँ हुआ। हाँ, हाँ एक तरह से। अब हाँ। भाई ऐसे आप मतलब मरवाओगे। अरे क्या मतलब, आइडियली कैरेक्टर वाइज बोल रहे हैं हम। हाँ हम किसी को ये नहीं कर रहे। हाँ, तो ऐसा हिंदू मुस्लिम नहीं था बेसिकली। हाँ हाँ, बात राज की थी, है, और बात इज्जत की भी थी। पर ये जरूर है कि अकबर ये समझ गए थे कि राजपूत थोड़े अलग हैं सब में से। राजपूतों को आप दूसरे की तरह हरा के ऐसे ही नहीं कर सकते, इसलिए राजपूतों को बड़ा जागीर देते थे, राजपूतों को वतन रखने देते थे। और उनको फिर हाई रैंक दिया जाता था, मनसबदारों में भी हाई रैंक, जागीरदारों में हाई रैंक दिया जाता था इनको। ये और राजपूतों के लिए भी अच्छा था, काफ़ी सारे राजपूतों के लिए, कि वो अपने रेगिस्तान वाले इलाके से बाहर निकल के अफगानिस्तान, काबुल, उस तरफ अपना जो है बिजनेस फैला सकते थे। तो ये एक म्यूचुअल कोएग्जिस्टेंस अकबर के साथ इनका रहा। अब अकबर, उसके बाद अकबर में एक था कि वो थोड़े से उनमें क्या कहें, उनमें एक मेंटल डाइकोटोमी थी। ऐसे जीत रहे हैं लेकिन अकबर दुखी आदमी है। क्यों? वो पता नहीं, उनको कोई मेलंकोली में रहते थे। कहते हैं कि अकबर शायद थोड़ा कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम था, डिप्रेशन हुआ होगा। बाइपोलर से थे। ओ शायद शायद। अब कोई साइकेट्रिस्ट ने तो देखा नहीं है, हाँ हाँ हाँ, पर उनका जो वर्णन है उसमें लगता है कभी कभी मेलंकोली है, पूरा मतलब दुखी होके बैठे हुए, जीता हुआ है फिर भी दुखी है। हाँ। और कभी कभी इतने एक्सूबरेंट है कि क्या कहने। मतलब एक कहानी है जी कि वो पार्टी मना रहे हैं, मानसिंह वगैरह है वहाँ पे, तो लड़ाइया हुई है, तो राजपूत दारू पीते पीते फिर बात हुई कि भाई आप मुगल होंगे अपने जगह पे, पर राजपूत जैसे आप नहीं है। तो अकबर ने कहा कैसे? बोले राजपूत वीर कैसे होते थे, उनको जान का कोई परवाह नहीं। वो एक जो क्या कहते हैं उसको, जैवलिन टाइप के जो है वो लगाते थे, या सोड लगाते थे दीवार पे कील की तरह, और आंख पे पट्टी बांध के वो दौड़ के जाते थे उसकी तरफ। भाला 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 भाला, हाँ। हाँ, भाला की तरफ दौड़ के जाते थे कि भाई अगर भगवान को मन हुआ तो भाला में मेरा सर, और मन नहीं हुआ तो मैं भटक जाऊंगा रास्ते से, तो मैं बच गया। अरे पागल तो थे ही, मतलब हाँ, तो ये कहानी अकबर को जब बताया गया, अकबर ने क्या, सिर्फ राजपूत नहीं, ये हम तो भी मैं कर भी कर लेंगे। सकता हूँ। अरे हम भी कर लेंगे, हाँ, हम भी बना लेंगे। हाँ, तो वो भी भाला लगाते हैं वहां पे। हाँ अब अकबर को कौन रोके? हाँ, सारे जो है वो तो सुल्तान सबॉर्डिनेट है उनके। हाँ। अब पट्टी बांध के दौड़ने वाले, मान सिंह पकड़ लेते हैं उनको,
तो अकबर उनको पटक देते हैं, बोलते कि आप अकबर, मैं चाहता हूं ऐसा करना, तुम कौन होते हो मानसिंह रोकने वाले, मतलब ऐसे भी थे। हाँ, तो मानसिंह बोल रहे हैं, अरे भाई पागल है क्या, अरे बोल दिया, मजाक 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 भी हाँ, नहीं कर सकता क्या, हाँ, ऐसा हो हाँ। गया। तो ये सब, ये एक तरफ ये है। दूसरा, अकबर जो है, एक चीज तो था कि अकबर बहुत ये समझते थे कि अच्छा, उस समय मुगल जो है सल्तनत से ही चलता आ रहा है कि मुगल्स धर्म के नाम पे शासन करते थे। हाँ, इट वॉज अ थियोक्रेटिक स्टेट, राइट। कि राज तो कर रहे हैं, लूट पाट सब कुछ हो रहा है, लेकिन नाम हो रहा है कि हम तो इस्लाम के नाम पे कर रहे हैं भैया। हाँ, इस्लाम को प्रसार करेंगे, और इस्लाम का जो क्या बोलते हैं उसको, प्रोसेलिटाइजिंग जो है हाँ बेसिकली, हाँ, मतलब इस्लाम को हम बढ़ाएंगे। बहुत सारे जगहों में फैला रहे हैं। हाँ, हाँ, नाम इसका होता हाँ। था, पर लूट तो हो रहा था और बेसिकली इनका। एक्चुअली तो जो रूलर है वो तो रूलर ही है। हाँ हाँ, पर क्योंकि ये दिखावा था या प्रिटेंस था, तो मुल्ला जो होते थे वो बड़े इंपॉर्टेंट होते थे, क्योंकि लेजिटिमेसी वही दे रहे हैं। हाँ, अब जो मैंने पहले भी कहा था कि जब आप सुल्तान बन जाते हो तो पहली चीज क्या करते हो, आप खुतबा पढ़ाते हो मस्जिद में। खुतबा पढ़ाने का मतलब है कि ये गॉड सेंड आदमी जो है, ये अभी यहाँ का सुल्तान है और इसने यहाँ पे इस्लाम फैलाया। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट इंसान था। जो एक समय पोप बहुत इंपॉर्टेंट होता था राजाओं को लेजिटिमाइज करने के लिए, ब्राह्मण बड़े इंपॉर्टेंट होते थे हिंदू राजाओं को करने के लिए, वैसे ही यहाँ पे भी अकबर इसमें से इत्तेफाक नहीं रखते थे। अकबर बल्कि, और ये सुन्नी मुसलमान थे, अकबर बल्कि सूफीज्म में ज़्यादा उनका इंटरेस्ट था। ख्वाजा मेरे ख्वाजा टाइप हाँ, का। तो सूफी में बहुत इंटरेस्ट था। हाँ, तो ये सूफी से नज़दीकी था इनका। फिर ये हिंदुओं से भी नज़दीकी कर रहे हैं, अपने रानियों जो है, राजपूत रानी जो है, इनके साथ इनको अलाउ कर रहे हैं मुगल हरम में आने के बाद भी पूजा वगैरह करना, आइडल वर्शिप चल रहा है मुगल किले के अंदर। ये नागुजार था मुल्लों का, ऑब्वियसली। हाँ, ऑब्वियस सी बात है। तो मुल्ला मोहम्मद यजदी और वगैरह फतवा निकालते कि अकबर जो है ये अच्छा ठीक आदमी नहीं है। नहीं, ये अपोस्टेसी, मतलब ये धर्म के रास्ते से भटक चुका है, और सारे देश के मुसलमान इकट्ठे हो जाओ और अकबर को हराने के लिए आ जाओ। फतवा वो निकालते हैं, ये होता नहीं है कभी, क्योंकि अकबर बहुत पॉपुलर राजा थे, मुसलमानों में भी हिंदुओं में भी। ठीक है, लेकिन ये फरमान निकाल देते कुछ लोग, ऑब्वियसली कुछ ऑर्थोडॉक्स आ जाते हैं इनके साथ, और मोहम्मद हकीम जिसको हम छोड़ के आए थे जो काबुल में, इसका भाई, वो सोचता है हाँ अब टाइम है, अब जो है अकबर पे अटैक किया जाए। हाँ, मतलब वो एक चांस खोज रहे थे, तो ये चांस मिल गया। ये चांस मिल गया। तो बिहार, एक तो बंगाल बिहार की तरफ से वो अटैक करना चाहते थे, ऊपर से काबुल से, दोनों तरफ वो सोच रहे कि पूरा एकदम मतलब मास मूवमेंट हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता है। बंगाल को आराम से, बंगाल में रेबेलियन होता है, हरा देते हैं अकबर, मतलब अकबर उधर चलना शुरू करते हैं और बंगाल में सब शांत हो जाता है। अकबर को वो हुमायूं की तरफ, बंगाल की तरफ कोई झोंक नहीं था, वैसा नहीं था, झुकाव नहीं था, ना झुकाव, वैसा झुकाव नहीं था, वैसा झुकाव नहीं था। हाँ, अकबर, अब भटका दे, डिस्ट्रैक्ट कर देते हो यार। अकबर को झुकाव, मतलब अकबर का ऐसा था कि जो मुगल अमीर वगैरह थे अपने बचपन एज इन यंग एज में, बाद में अकबर थोड़ा बदल से गए थे। हाँ। वो किसी अमीर के घर जाए तो वो लोग बहुत, मतलब बहुत इसमें रहते थे, दहशत में रहते थे कि अकबर किसी की भी बीवी, किसी की भी बेटी उनको पसंद आ जाता था, और अकबर ने कह दिया तो फिर ऑफ कोर्स कह दिया तो कह दिया। तो अकबर बहुत, और उन्होंने 7 शादियां करी थी, 300 उनके सेवादासियां थी, कॉन्क्यूबाइंस थे। तो अपने यंग एज में अकबर बड़े रंगीन मिजाज आदमी थे। बाद में वो थोड़ा सा ठीक हो गया था। हाँ, तो मतलब हुमायूं का जो जेनेटिक्स है वो उसके तरफ वो वफादार तो थे। वफादार थे अपने यंग एज में। ठीक है, अभी भटका दिया था, फिर आ जाओ वापस। हाँ, ये तो वो चारों तरफ से अटैक करने का प्लान करते हैं, तीनों तरफ, चारों तरफ से घुसेंगे, लेकिन होता नहीं है कुछ। पर एक रिबेलियन है जो अकबर को बहुत परेशान करते हैं। कौन है ये? इल्यूमिनाती। मतलब इल्यूमिनाती ये कौन सा, मतलब अकबर इल्यूमिनाती थे और तब इल्यूमिनाती था? हाँ, अफगानिस्तान में बायजीद करके एक थे,
जो अपना एक कल्ट बनाया था, उन्होंने कहा कि नेचर ही सब कुछ है, ये तो नेचर इज द गॉड, आज के दिन में भी हाँ यही बताते हैं। है ना। उनको रोशनाइज बोलते थे, रोशनाई, इल्यूमिनाती, रोशनाई। हाँ तो बायजीद जो थे, ये रोशनाई कल्ट बनाया था उन्होंने अफगानिस्तान में। उनके फॉलोअर्स को इन्होंने बताया था कि नेचर को जो फॉलो करने वाले हैं वही राज करने के काबिल है। तो आप लोग कुछ भी करो, आप लोग अगर नेचर को मानते हो भगवान, तो आप कुछ भी करो। हाँ ठीक है। तो वो नाइट्स वाइट्स बन के वो फिर अपना वहाँ पे जागीर से जागीर अपना बना के रखना शुरू हो गया। मुगलों को मानते नहीं थे। तो इनका भी जो बेटा था बायजीद का, उनका नाम भी जलालुद्दीन था। हाँ, क्योंकि अकबर का नाम भी जलालुद्दीन ही हाँ, था। हाँ। हाँ। तो मेजर थ्रेड बन गए। काबुल, पंजाब वाले पूरे इलाके में इल्यूमिनाती छा गए थे। तो ये अकबर, एक अजीब इंफॉर्मेशन है। हाँ, तो अकबर भेजते अपने 2 काबिल राजाओं को, एक राजा बिरबल और एक तोडरमल। हाँ, बीरबल। हाँ। अच्छा, ये इसमें अकबरनामा में या ये बुक में भी बीरबल के साथ अकबर का क्या मतलब कुछ कनेक्शन दिखाया बिरबल गया? जो है, बिरबल का नाम था महेश दास। हाँ महेश दास वो राजा भगवान दास बोला था अंबर, हाँ हाँ। वहां के इंसान थे। अच्छा। और वहां से फिर वो अकबर के कोर्ट में आए और अकबर के बहुत अच्छे दोस्त थे ये राजा पक्का बिरबल। है। हाँ, हाँ, बहुत करीब दोस्त थे। और इससे भी पता लगेगा कि इसके बाद क्या होता है। हाँ हाँ हाँ। रोशनाइयों को हराने के लिए जब ये जाते हैं तो बीरबल मर जाते हैं उस लड़ाई में। तो बीरबल को इल्यूमिनातियों ने मारा था। इंटरेस्टिंग। और जब अब बीरबल के मरने का जो खबर आता है अकबर के पास, तो अकबर बहुत मतलब Upset टूट होते जाते, हैं। बहुत अपसेट होते हैं। कहते हैं कि 3-4 दिन तक खाना पीना छोड़ दिया था, क्योंकि अकबर एक ऐसे इंसान थे सारे मुगलों में जो बहुत क्लोज्ड थे। अकबर क्या सोच रहे हैं ये किसी को नहीं पता था। वो एक मतलब बस इमेज दिखता था उनका। इल्यूशन भी है, इल्यूशन क्रिएट करके रखा था उन्होंने कि अकबर है वो। हाँ, उनके बहुत क्लोज कॉन्फिडेंट में से अबुल फजल एक थे जो जो अकबरनामा लिखते हैं और तरीके अकबरी लिखते हैं। बीरबल एक थे। तो बीरबल, ऑफ कोर्स, बीरबल मर जाने के बाद बहुत दुखी हो जाते थे, गए थे। तो ये थे अकबर। तो अकबर ने फिर क्या, फिर बाद में वो दूसरों को भेजते हैं और रोशनाइयों को हराया जाता है। पर ये तो मुझे भी पहली बार ये बुक पढ़ के पता लगा कि बीरबल को इल्यूमिनातियों ने मारा था। तब मतलब तब भी ये सीक्रेट और ये कल्ट, हाँ, सीक्रेट सोसाइटी काइंड ऑफ चीज शुरू तो वहीं से हुआ होगा। मतलब ये उसके पहले भी था शायद, हमें यहाँ पता चलता है कि ये भी यहाँ भी था। हाँ, एक और भी सीक्रेट सोसाइटी थी। अकबर को, मैंने कहा, धर्म में बहुत इंटरेस्ट था। जब वो धीरे धीरे थोड़े से उम्रदराज होते हैं तो उनको धर्म में बड़ा इंटरेस्ट आता है। देखते हैं कि एक तरफ इस्माइली है, एक तरफ शिया है, एक तरफ सुन्नी है, एक तरफ वो खुद सुन्नी थे, एक तरफ सूफी है। तो ये समझने की कोशिश करें कि भाई धर्म है क्या, आइडिया क्या है धर्म का, आइडिया क्या है। तो जो अकबर का दीवाने खास है, अकबर का कैपिटल था फतेहपुर सिकरी। तो फतेहपुर में जो इबादत खाना, दीवाने खास जो है एक्चुअली था वो इबादत खाना। इबादत खाना बेसिकली एक रिलीजियस काउंसिल था, रिलीजियस पार्लियामेंट कह सकते हैं उसको, जहाँ पे वो पहले तो सिर्फ ये सूफी, सुन्नी स्कॉलर्स और सब आते थे। बाद में धीरे धीरे वहाँ पे उन्होंने दूसरे धर्म के लोगों को भी बुलाना शुरू किया। अच्छा। हिंदू ब्राह्मण्स आ रहे हैं वहाँ पे, बुद्धिस्ट आ रहे हैं, जैन आ रहे हैं, पारसी आ रहे हैं, फायर वर्शिपर्स जो है, चारवाक आ रहे हैं वहाँ पे। अच्छा। और इनमें एक डिबेट होता रहता है और अकबर सुनते हैं डिबेट बैठ के और निकालने की कोशिश करते हैं कि सारे धर्म का मूल क्या है, फंडामेंटल क्या, कहाँ पे ये एग्री कर रहे हैं वो। तो कंपैरेटिव रिलीजन का एक बहुत बड़ा इंटरेस्ट था अकबर को। तो और ऑब्वियसली नहीं निकलता है, आप धर्मगुरुओं को लाओगे तो वो थोड़ी कोई रैशनल बात करेगा, और मुस्लिम हो, हिंदू हो, कोई भी हो, वो तो अपने धर्म की बात करेगा। वो दूसरे धर्म के साथ कैसे मतलब इत्तेफाक रखेगा, नहीं रख सकता, जनरली नहीं निकलता है कुछ। पर अकबर बीच बीच में बड़े प्रभावित हो जाते हैं इन लोगों से। जैसे कि जैनों को देखते हैं, जैनों से प्रभावित हो जाते हैं और
मांस मछली खाना छोड़ देते हैं, वेजिटेरियन बन जाते हैं। बोलते सिर्फ लड़ाई में जाने के लिए और वो सब काम करने के लिए आप जो है खाना अगर ज़रूरी पड़े तो वो खाओ, पर अदरवाइज अपने शरीर को जानवरों का कब्रिस्तान बनाने का कोई मतलब नहीं है, अकबर कहते हैं। पारसियों से मिलते हैं तो फायर वर्शिपर बन जाते हैं कि पारसी तो फायर वर्शिपर्स हैं। हाँ, क्योंकि वो इन्फ्लुएंस मतलब हो जाते थे, बहुत इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। influence हो जाते थे। और ये सब जब से हो रहे हैं वो टीका वीका लगाने लगे। हाँ, क्योंकि देखो फिलोसफी के हिसाब से हर एक धर्म का फिलोसफी तो बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि उसीलिए उसका उतना फॉलोइंग तैयार हुआ है। तो उसके लिए होगा शायद ही इज गेटिंग, क्योंकि मैंने भी जब बहुत सारे धर्म को लेके मैं पढ़ रहा था, तो हर एक धर्म एक पॉइंट में मुझे इन्फ्लुएंस कर रहा था। हाँ। तो ये अकबर के साथ भी हुआ होगा। मुगल फोर्ट में दिवाली मनाई जा रही है, राखी मनाई जा रही है, होली खेला जा रहा है, ठीक है, टीका वीका लगाने लगे वो, काउ स्लॉटर बैन कर दिया पूरे राज में, ठीक है, अकबर ने किया था। अकबर और जहांगीर भी इसको कंटिन्यू किए थे कि काउ स्लॉटर मुगल राज में बैन था, बैन होगा। हाँ, क्योंकि वो हिंदुओं के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये सब हो रहा है एक तरफ से, तो ऑब्वियसली जो ऑर्थोडॉक्स सुन्नी मुसलमान है उनको बुरा भी लग रहा है और इसीलिए वो आवाज उठाते रहे। अकबर तो पॉपुलर हो रहा है क्योंकि हिंदुओं को लग रहा है कि ये तो हमारे बारे में भी सोच रहा है। हाँ, और अकबर का मेन यहाँ से जो निष्कर्ष जो निकला वो है दीन-ए इलाही। राइट, दीन-ए इलाही। अब दीन-ए इलाही है क्या? दीन-ए इलाही क्या कोई धर्म है? धर्म तो नहीं होगा। स्कूल में पढ़ाया गया कि दीन-ए इलाही नाम का एक धर्म अकबर ने चालू किया, पर दीन-ए इलाही कोई धर्म नहीं है। दीन-ए इलाही अकबर का एक प्रोटोकॉल सा था कि एज ए रूलर या रूलिंग क्लास उनको क्या मानना चाहिए। ये अपने एक्सपीरियंस से लिखा हुआ, इररेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, ना, इन टर्म्स ऑफ रिलीजियंस उनका रिलीजियस स्टैंड क्या होना चाहिए। अच्छा, मतलब आप एक रूलर हो तो आप रिलीजियन को कैसे देखोगे या आपका रिलीजियस बिलीव्स क्या होंगे, ये दीन-ए इलाही में जनरली लिखा गया है। बहुत कंटेक्चुअल टू इंडिया। हाँ, कंटेक्चुअल टू इंडिया इज इन अ सेंस कि काउ स्लॉटर नहीं होना चाहिए, जरूरत से ज्यादा एनिमल स्लॉटर नहीं होना चाहिए, ये एक तरह से वो हुआ। फिर वो भी किया कि सती बंद कर दो, सती नहीं होना चाहिए, सती प्रथा जो था वो बंद होना चाहिए, ठीक है, नाबालिगों की शादी नहीं होनी चाहिए। ये तो राम मोहन और विद्यासागर के पहले ही ये सब कर रहे थे। हाँ, तो ये भी था, वो भी था। तो इस तरह से एक सेकुलरिज्म नहीं कहेंगे, लेकिन डिस्टेंसिंग द गवर्नमेंट फ्रॉम रिलीजन। हाँ, और थोड़ा बहुत, मतलब मुझे लगता है इसको क्या कहते हैं, इसको इंटॉलरेंस नहीं था इतना। बिल्कुल नहीं था अकबर में, बिल्कुल इंटॉलरेंस नहीं था, बल्कि वो डिस्टेंस करते थे अपने आप को कि मैं प्रैक्टिसिंग मुसलमान हूँ, शायद नहीं भी हो सकता हूँ पर हूँ, पर मेरा राज वाला जो राज धर्म जो है वो किसी धर्म से इत्तेफाक नहीं रख सकता, ठीक है। ये उनका दीन-ए इलाही था, और उन्होंने स्पेसिफिकली कहा था दीन-ए इलाही सिर्फ रूलिंग क्लास के लिए है। वो कभी भी उसको, अकबर चाहते, उनके उतने पावर था उनका कि वो चाहते तो इसको और फैला सकते थे, पर कहीं उन्होंने बोला कि जो आप मानते हो वही बस ये करोगे। लेकिन हाँ, एक पूरा आज के डेट का डेमोक्रेटिक सेकुलरिज्म भी नहीं था, क्योंकि वो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट अकबर खुद थे, रूलर के जगह से। और उन्होंने दीन-ए इलाही का यह था कि अकबर, मतलब अल्लाहु अकबर का जो है उन्होंने पढ़वाया था जामा मस्जिद में, उसका एक इंटरप्रिटेशन ये भी है, अल्लाहु अकबर मतलब अल्लाह एक है, उसका एक इंटरप्रिटेशन ये भी निकला कि अल्लाह अकबर है। तो ये थोड़ा सा ये था कि अकबर शायद इसीलिए बोल रहा है ये चीज। अच्छा, हाँ, शायद जो कि तो शायद अकबर एक उसमें से इंटरप्रिटेशन था। मेन इंपॉर्टेंट है। तो दीन-ए इलाही बहुत लोग नहीं लेते हैं, कुछ 40 लोग दीन-ए इलाही फॉलो करते हैं, अकबर के एकदम क्लोज सर्किट, और इसको अकबर 40 बोला जाता है, अकबर के 40। ओह, अच्छा। जो एक सीक्रेट सोसाइटी है, क्योंकि उनके दीन-ए इलाही के अंदर ही शायद कुछ सीक्रेट रिचुअल्स होते थे इनके, शायद कुछ सीक्रेट डिसीजंस इन लोगों ने लिए होंगे। तो ये अकबर की जो 40 था, ये अकबर का 40, हाँ, अच्छा। इसके अलावा वो तो म्यूजिक को वो बढ़ावा देते ही थे, हमें पता है कि वो नवरत्न वगैरह, तानसेन, हाँ, ये सब आए थे। हाँ। तो ये अकबर, 3 बेटे थे इनके,
मुराद, दानियल और सलीम। सलीम को तो ये नहीं, बेटा नहीं पैदा हो रहा था, तो ये जाके वो सलीम चिश्ती जो है, हाँ हाँ, शेख सलीम चिश्ती की दरगाह पे जाके इन्होंने माथा टेका था और वहाँ पे ही पैदा हुए जहांगीर। उसीलिए नाम सलीम था। हाँ, और वो प्यार से उनको शेखू बुलाते थे, शेख सलीम चिश्ती, तो हाँ, शेखू हाँ, और हाँ, सलीम। हाँ, हाँ। और ये वही राजपूत रानी से वो पैदा हुए थे और सलीमा ने इनको बड़ा किया। पर हाँ, अकबर को खाना पीना, जैसे खाना पीना मुगलाई खाना, ये मिसनॉमर है। अकबर को खाना पीना बिल्कुल पसंद नहीं था, ज्यादातर वो खिचड़ी खाते थे, खिचड़ी वगैरह उनको खाने का पसंद। शौकीन बहुत नहीं थे। खाने के शौकीन नहीं थे, पर एक चीज के बड़े शौकीन थे, वो है गंगा जल। मतलब अकबर जहां जाते थे वो गंगा जल के अलावा और कुछ पीते नहीं थे, और कहीं अगर पीना पड़ भी जाए तो दिन में 2 गिलास गंगा जल तो इनके लिए था। क्या मतलब, समझा नहीं क्यों? गंगा जल को बड़ा वो हेल्दी और वो चीज मानते थे कि गंगा जल जैसा चीज नहीं है कुछ ऐसा। अच्छा। तो जहां वो जाते थे गंगा जल साथ जाता था उनके साथ। तो ये था अकबर का। और जब खाना बनता भी था वहां पे भी कहते थे कि बाकी पानियों में आप खाना बनाओ, थोड़ा सा गंगा जल उसमें छिड़क देना। तो ये था इनका। म्यूजिक व्यूजिक पसंद तो था ही, हमें पता है। पोलो खेलना पसंद करते थे, शिकार करना पसंद करते थे। तो ये था उनका, ये थे अकबर बेसिकली। लास्ट अकबर के बारे में अगर कुछ बताना ही है तो वो है सलीम कैसे। अब अकबर देखो, बाबर मर गए थे 47 में, हुमायूं भी 48 में, अकबर जो है वो बचे ही जा रहे हैं, मतलब वो जिंदा ही है। ठीक है, 20-22 के अंदर सुल्तान बन जाना चाहिए था सलीम हाँ, को। लेकिन अकबर मर नहीं रहे, सुल्तान बन नहीं पा रहा है सलीम। ये तो अच्छा नहीं है। सलीम करना शुरू देता है नशा, अफीम और दारू में डूब जाता है वो। क्योंकि सलीम जब राजा बनते, सुल्तान बनते, तब वो 33 साल के है, 33 या 36 साल के है वो, जबकि मुगल हिसाब से वो बहुत एजेड मिडिल एज का है। पर ये ऐसा है, और सलीम के साथ इनका रिश्ता भी अच्छा नहीं है। अब क्या करे, दानियल जो इनका बेटा, अनारकली से जो बेटा पैदा होता है इनका, वो एक मिनट, किसका बेटा? अकबर का। सलीम और अनारकली का ये चक्कर क्या है? हाँ, तो अब अकबर और सलीम में तो रिश्ता अच्छा नहीं था। हाँ, रीजन क्या था? एक स्कूल ऑफ थॉट है, अनारकली रीजन थी। अच्छा। कि सलीम का अनारकली से एक रिश्ता बनता है प्यार भरा, और जिसके चलते अकबर और सलीम में रिश्ता खराब होता है। क्योंकि अनारकली एक्चुअली अकबर के साथ अनारकली एक्चुअली दानियल की माँ थी, अकबर की सेवादासी थी। अच्छा, ये तो एक नया सा इंफॉर्मेशन मिला है। जो मुगल आजम में दिखाते हैं कि कोई नई कनीज उठ के आई है, और ऐसा कुछ नहीं था। सलीम ये जो करते हैं ये ऐसा नहीं था, बिल्कुल नहीं था। अनारकली इनके हरम में थी, अकबर के हरम में थी, और वो कहीं से सलीम से मुलाकात हो जाता है उनका, और फिर इन दोनों में कुछ होता है, टक्कर चल जाता है। हाँ। और फिर दीवार पे चुनवाना उन्होंने वो क्या था? अब ये मिथ है ज्यादातर। अच्छा, इसके बारे में बहुत सारा मिथ है, क्योंकि अनारकली का उसके बाद कोई जिक्र आता नहीं है। ये पता रहता है कि इसके चलते दोनों में रिलेशनशिप खराब होता है। और उसके बाद अनारकली कहाँ जाती है किसी को नहीं पता। लाहौर में शायद एक जगह मिलता है जहाँ पे कहते हैं कि अनारकली को चुनवाया गया था जिंदा। और जिंदा चुनवा देना कोई नई बात नहीं थी, जिंदा चुनवा देना किसी औरत को ये था एज ए पनिशमेंट। अच्छा, वहीं से मुगल पीरियड, उसके पहले पीरियड में भी ऐसे हुए थे। तो ये कोई नई बात नहीं थी, मतलब इसके बाद भी हुए हैं। ठीक है, तो हो सकता है ये हो, पर क्योंकि अनारकली का मजार भी है लाहौर। अच्छा, पर इसका कोई हिस्टोरिकल पुख्ता कुछ मिलता नहीं है। पर ये पुख्ता है कि दानियल की माँ थी शायद अनारकली, जिसके साथ सलीम का चक्कर था, जिसके चलते अकबर और सलीम में रिलेशनशिप खराब हुआ। अच्छा, लेकिन अब तो अकबर है जिंदा और सलीम को लग रहा है कि ये मेरा बाप अभी तक राज नहीं छोड़ रहा है और मैं कब राजा बनूंगा ये समझ में नहीं आ रहा है, और ये नशे में डूबा हुआ है। और ये बार बार मारवाड़ भेजना चाहते हैं, मेवाड़ भेजना चाहते हैं सलीम को कि वहाँ पे जाके वो जगह जीत के लाओ।
और सलीम इनकी बात नहीं मानते, तो सलीम थोड़ा रिबेलियस हो जाते हैं, इलाहाबाद में रहते हैं, और बाद में फिर अकबर को डायरिया हो जाता है, वो मरते हैं, फिर ही सलीम जो है राजा बनते हैं। डायरिया से मरा था अकबर? हाँ, इतना बड़ा राजा डायरिया से मर गया? डायरिया डिसेंट्री से मर क्या बात, क्या डेस्टिनी क्या क्या करता है लोगों के साथ। ये कुछ वीर का मौत मरते तो अच्छा होता ना। हाँ, वो तो है। हुमायूं भी ऐसे गिर के मर गए, ये भी ऐसे डायरिया से मर गया। हाँ, नहीं, वीरों का मौत किसी को भी नहीं मिला। नहीं, बाबर को भी नहीं मिला था, जहांगीर को भी नहीं मिला, शाहजहां को भी नहीं मिला, औरंगजेब को भी नहीं मिला। इनमें से किसी को लड़ाई में ऐसे शहीद होने का अवसर नहीं मिला उनको। तो अकबर का तो लास्ट शॉट क्या है? लास्ट शॉट है अकबर, नहीं लास्ट शॉट नहीं, ये दो सीक्वेंस होगा, ये सुन लीजिए। एक होगा कि सलीम अपने कमरे में अंदर का जो इनसाइड कोर्ट मतलब इनसाइड हाउस है उनमें, फैमिली हाउस है, उसमें वो बैठ के दारू पी रहे, अफीम का नशा कर रहे, और कोई आके बोल रहा है भाई कैसे होगा, तो क्या करूं, मेरा बाप तो मुझे देगा भी नहीं, तो मैं नशे में ही डूब जाऊंगा और एक दिन मैं बाप को ही मार दूंगा, ऐसा कुछ बोला होगा। और इस तरफ अकबर बोल रहा है ये जो बेटा है इसका तो मेन प्रॉब्लम तो है ये अनारकली का चक्कर, और ये सोच के ये बैठा हुआ है, और कोई आके बोलता है क्या करेंगे, राज तो छोड़ना पड़ेगा। तभी अकबर बोलता है एक मिनट रुको, पेट थोड़ा दर्द कर रहा है, और वो चले जाते हैं बाथरूम, और फिर डायरिया से मर जाते हैं। तो व्हाटएवर, मैंने क्या कहा था, मजा इंपॉर्टेंट है, लेकिन कहानी तो हिस्ट्री की है, कहानी तो इतिहास की है, और ये जो इतिहास है ये क्रॉनिकलर्स का इतिहास के ऊपर बेस करके ही ये लिखा गया है। और क्रॉनिकलर जो कहते हैं उसमें सच्चाई कितनी है, कितना अपना इमेजिनेशन है, कितना एक फैन का मतलब अबुल फजल जो लिख रहे हैं उसमें एक फैंडम है क्या अकबर की तरफ, एक लगाव है क्या अकबर की तरफ, हमें नहीं पता। अच्छा, अबुल फजल बोला तो मुझे याद आया कि जब सलीम ऐसे अजीबोगरीब काम कर रहे हैं और इलाहाबाद में बैठे हुए हैं, तो उनको ठिकाने लगाने के लिए अकबर अबुल फजल को भेजते हैं। अच्छा। और अबुल फजल सलीम को, मतलब सलीम अबुल फजल को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, क्योंकि इनको लगता था यही मेरे खिलाफ कान भर रहा है। अच्छा। तो ओरछा जो जगह है मध्य प्रदेश में, वहाँ पे बीर सिंह बुंदेला एक थे, उनको बोल के अबुल फजल को मरवा देते हैं सलीम। ये अकबर को बहुत बहुत बड़ा झटका पहुंचता है कि मेरा बेटा सलीम वो मेरे प्रिय, हाँ, बहुत नजदीकी दोस्त अबुल फजल को मरवा देता है। तो हाँ, तो वही, और इसके चलते अकबरनामा अबुल फजल नहीं कंप्लीट कर पाते, उनका बेटा कंप्लीट करता है बाद में। ओह अच्छा। तो एक लास्ट बिट ऑफ इंफॉर्मेशन अबुल फजल को लेके, जो भी है इतिहास में जो भी जिसने भी लिखा है वो क्या पर्सपेक्टिव से लिखा है उन्होंने, ये तो हमें पता नहीं, हम तो वहाँ थे नहीं, और टाइम मशीन अभी तक आया नहीं कि हम जाके देख सके। तो जितना हमें मिलता है उसी से हम इतिहास को डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखना चाहेंगे, डिफरेंट नॉलेजेस को, डिफरेंट एरियाज ऑफ नॉलेज को हम देखना चाहेंगे इस चैनल में। मुझे लगता है कि आपको मज़ा ज़रूर आया होगा, क्योंकि मज़ा इम्पोर्टेंट है, इतिहास इम्पोर्टेंट तो है, लेकिन इतिहास जैसे हमें पढ़ाया गया कि ये पानीपत का लड़ाई कब हुआ था, अरे कब हुआ था इज नॉट इम्पोर्टेंट, किसके साथ हुआ था और क्यों हुआ था ये इम्पोर्टेंट है। तो आज का एपिसोड इसी नोट पे हम एंड करते हैं, मिलते हैं अगले एपिसोड में। अगले एपिसोड में क्या होगा आपको पता है, क्योंकि सलीम अब राजा होने वाले, सुल्तान होने वाले हैं। तो सलीम अगर सुल्तान बनेंगे तो उनका नाम क्या होगा, उनका नाम होगा जहांगीर, और जहांगीर होंगे नेक्स्ट एपिसोड के हमारे हीरो या विलन हमें पता नहीं, लेकिन कुछ तो होंगे मेन सेंट्रल कैरेक्टर। तब तक के लिए बाय बाय। और लास्ट में मैं जो हर वक्त कहता हूं और बहुत जोर से कहूंगा कि स्प्रेड नॉलेज, स्प्रेड पॉजिटिविटी, बिकॉज नॉलेज इज पावर एंड पॉजिटिविटी इज वेरी वेरी पावरफुल। सो कीप वॉचिंग बकरबोंग, और शेयर करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज